से आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट भी मिल जाए। ठीक है, चलिए सर बातें स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे हरियाणा जीके की। तो सबसे पहली बात ये आती है, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन बात कर रहा हूँ, हरियाणा राज्य बना कैसे, हम उसकी बात कर रहे हैं आज हम लोग। ठीक है ना, हमारा सवाल ये है कि हरियाणा राज्य कैसे बना है, हरियाणा राज्य कैसे बना है, या कह सकते हो आप लोग एक अलग राज्य के रूप में पहचान कैसे बनी है इसकी। एक अलग राज्य जो है ना, एक अलग राज्य के रूप में इसकी पहचान कैसे बनी है आपके, मतलब कहने का ये सवाल हुआ है कि एक सेपरेट स्टेट के रूप में हमारा हरियाणा राज्य वो कैसे बना है, हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। हुआ यूं है, अगर मैं इसको 1857 की क्रांति से स्टार्ट करूं, 1857 की क्रांति हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन 1857 के रिवोल्ट से बात करूं मैं, तो इस वाली तारीख से अगर हम लोग ये देखें तो हम लोग हरियाणा जो है ना वो किसका हिस्सा हुआ करता था, हरियाणा राज्य जो है, ये हरियाणा का जो आज का क्षेत्र है ये आया करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, आया करता था यूपी के अंदर जो कानपुर वाला हिस्सा है आपका, उसके हिस्से में हम लोग आया करते थे, कानपुर आगरा जनपद में हम लोग आया करते थे एक्चुअली। हरियाणा मतलब 1857 के समय की बात है, तब तो हरियाणा अलग से राज्य नहीं था, या कह सकते हो पंजाब का भी हिस्सा नहीं था, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के समय हम लोग हिस्से में आया करते थे, कानपुर वाले हिस्से में ही आया करते थे। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि 1857 यानी कि 10th ऑफ मई की बात है, 10 मई 1857 को एक क्रांति हुई है। और इस क्रांति की शुरुआत जो है ना सबसे पहले कहाँ से हुई है, इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई है अंबाला से हुई है, अंबाला छावनी से जो है ना इस क्रांति की शुरुआत हुई है, अंबाला कैंट से इसकी शुरुआत हुई है। 10 मई 1857 को सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से ही हुई है। देसी प्लाटून थी, उन्होंने स्टार्ट की, और इस बात से अंग्रेजों को इस एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग जो है ना, अगर इनको चिंता तुमने नहीं दी, इनको खुद पर्सनली कोई टेंशन नहीं दी ना, तो भविष्य में ये हमारी टेंशन बन के रहेंगे। तो इसी करके हमें पॉलिटिकल पनिशमेंट देते हुए, हमें राजनीतिक दंड देते हुए पंजाब में मिलाया था इन्होंने क्या किया था सर, इन्होंने हमें राजनीतिक दंड देते हुए क्या किया सर, पंजाब के अंदर हमें मिलाने की कोशिश की थी। तो हुआ यूं कि मर्जर विद द पंजाब, यानी कि हरियाणा का पंजाब के अंदर विलय किया गया था, कौन से एक्ट के चलते हुए किया गया था। तो एक्ट कौन सा था सर, तो सवाल ये पूछा जाता है, एक्ट जो है ना इसका वो तो था एक्ट नंबर आपका 38 था, साल था आपका 1858 था, तब हमें मिला दिया गया कहाँ पे सर, तब हमें मिला दिया गया पंजाब में मिला दिया गया। और हमें पंजाब में मिलाया गया था, उसकी वजह आपको याद रखनी है कि हरियाणा के लोगों ने के द्वारा 1857 की क्रांति में जो बढ़ चढ़ के भाग लिया गया था ना, वही एक सबसे बड़ी वजह थी कि हमें पंजाब में मिलाया गया। मोटे तौर पे आप एक ही लाइन याद करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा राज्य को किस वजह से पंजाब में मिलाया गया, तो उसका आंसर हमें देखना है ऑप्शन में पॉलिटिकल पनिशमेंट, यानी कि राजनीतिक दंड के चलते हुए हमें मिला दिया गया था, किसके अंदर, पंजाब में मिलाया। अब भला राजनीतिक दंड कैसे हुआ सर, अब आप देखोगे धीरे धीरे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आप लोग ये समझ पाओगे कि हम लोग 1858 से लेके और 1966 तक किस तरीके से संघर्ष कर रहे होंगे। हमारा यूं कहिएगा कि खाना पीना जीना हराम हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और हम लोग जो है ना बाकी किसी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे, एक ही चीज़ में ध्यान दे रहे होंगे कि अलग हरियाणा राज्य कैसे बनेगा। बस एक ही टेंशन है, इवन देश की आज़ादी बीच में आ जाएगी 15 अगस्त 1947 को, उससे ज़्यादा वो खुशी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन हमें है कि हमारा अलग राज्य क्यों नहीं बना, फिर भी हमारी वो डिमांड चलती रहेगी। इसी को ही बोलते हैं माइंड गेम, और इसी को ही बोलते हैं राजनीतिक दंड, इसी को ही बोलते हैं पॉलिटिकल पनिशमेंट। तो आपके लिए पहला सवाल ये बना कि हरियाणा राज्य जब 1857 का हिस्सा था आपका, राजनीतिक दंड के तौर पे तो ठीक है चलो मिलाया गया है, हरियाणा राज्य 1857 की क्रांति के बाद का जो है ना आपका वो गवर्नर जनरल बदला गया, और गवर्नर जनरल को एक्चुअली वायसराय के नाम दिया गया। जब अपने राज्य को पंजाब में मिलाया गया था, मतलब अपने हरियाणा राज्य को जब पंजाब में मिलाया गया था ना, पंजाब में, तो उस समय पे वायसराय कौन थे, पहले वायसराय, उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग जो है ना ये पहले वायसराय थे, याद रखना आप लोग। एक्चुअली थे तो गवर्नर जनरल ही, बस उसका नाम बदल दिया गया। आप लोगों ने नेशनल हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ये कि पहले जो एक्चुअली वायसराय गवर्नर जनरल होते थे उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे वायसराय बोलने लग गए।
1860 में ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही हरियाणा में अंबाला में पहली बार जनता दरबार भी लगाया गया था आपका। तो सवाल हमारे पास में ये हुआ कि हरियाणा राज्य जो है ना सर जी, पहले किसके हिस्से में आया करता था? पहले आता था उत्तर प्रदेश के कानपुर या आगरा वाले हिस्से में आता था। 1857 की क्रांति के समय हम लोग यूपी के हिस्से में आया करते थे। हमें 1857 की क्रांति जो अंबाला से स्टार्ट हुई थी, इसी क्रांति में भाग लेने के चलते हुए कौन से एक्ट के चलते हुए, एक्ट पूछा जाए तो कहना है 38 है, और हमें इस एक्ट के चलते हुए फरवरी 1858 को मिला दिया गया। किसके अंदर? हमें मिला दिया गया पंजाब में मिला दिया गया सर। पंजाब में मिलाने वाले वायसराय कौन थे सर इस समय? तो पंजाब में मिलाने वाले वायसराय का नाम जो था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग था। हमें पंजाब में मिला दिया गया तो लोगों ने थोड़े थोड़ा इस पे आपत्ति जताना शुरू किया कि पंजाब में मिला दिया गया, क्यों मिला दिया गया, एक्सेट्रा। ये आपत्तियां आना स्टार्ट हुई। अब जब ये आपत्तियां आना स्टार्ट हुई तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इन्होंने पहली बार जनता दरबार लगाया है। अंग्रेजों ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जनता दरबार लगाया इन्होंने। पहली बार इन्होंने लगाया है, एक जनता दरबार लगाया है। और ये जनता दरबार जो पहली बार लगा है ना इनका, ये एक्चुअली लगा है कब? ये लगा है 1860 में लगा है। 1860 में लगा। कहाँ पे लगा है सर ये जनता दरबार? ये लगा है अंबाला के अंदर लगा है। और ये किसकी अध्यक्षता में लगा है? तो ये अध्यक्षता में लगा है लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में लगा है। पहली बार जनता दरबार लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हरियाणा के अंबाला में लगा। जनता दरबार का मतलब ही यही है कि जनता के बीच में जो है ना वो बैठे हैं और लोगों के बीच में बैठे लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। भला अंग्रेज भी कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर, किया है ना एक बार, इस समय तो किया ही है ना। तो पहली बार जनता दरबार लगाया गया है, 1860 में लगाया गया है, अंबाला में लगाया गया, लॉर्ड कैनिंग की जो है ना वो अध्यक्षता के अंदर लगाया गया। इतना ही नहीं, लोग बागों के लिए एक और सेवा की भी शुरुआत की कि तुम्हारे परिचित जो अगर तुमसे दूर हुए हैं तो आप लोग डाक या चिट्ठी के माध्यम से बात कर सकते हो। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम लोग पहली बार पोस्टल सर्विसेज यानी कि जो डाक सेवा है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये पहली बार डाक सेवा की शुरुआत जो है ना, डाक सेवा की शुरुआत ये कहाँ से की है? तो डाक सेवा की शुरुआत भी हरियाणा के अंदर पहली बार अंबाला से ही की गई है। अंबाला में 1860 में ही की है। और इसकी शुरुआत करने वाले थे कौन सर? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग ही थे इसकी शुरुआत करने वाले, इसको याद रखना आप लोग। तो डाक सेवा की शुरुआत भी हरियाणा के अंदर सबसे पहले हुई है। कहाँ पे? अंबाला के अंदर ही हुई है। लॉर्ड कैनिंग की ही अध्यक्षता में ही इसकी शुरुआत हुई है। तो क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ से याद करनी है, साथ के साथ याद करने की कोशिश करते रहना। सबसे पहली बात क्या याद करनी है आप लोगों को कि हरियाणा राज्य जो है ना, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय किसका हिस्सा आता था? तो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, कानपुर आगरा जनपद वाले हिस्से में आता था। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य को पंजाब में मिलाया गया था कौन से साल में? तो फरवरी 1858 में मिलाया गया। कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 38 के चलते मिलाया गया था। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग थे। क्यों मिलाया गया था? मिलाने का कारण था 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से ही हुई थी। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था इस क्रांति में, और इसी करके हरियाणा राज्य को मिला था पॉलिटिकल पनिशमेंट, यानी कि हरियाणा राज्य को मिला था राजनीतिक दंड। और उसी राजनीतिक दंड को भुगतन, मतलब ताकि लैंग्वेज बेस पे आगे कंफ्यूजन हो, दैट्स वाई हमें मिला दिया गया। पहली बार जनता दरबार कहां पे लगा? जनता दरबार पहली बार जो लगा है ना सर, वो लगा है अंबाला के अंदर लगा। कौन से साल में लगा है सर? 1860 में लगा है। किसकी अध्यक्षता में लगा है जनता दरबार पहली बार? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में ही लगा है। उसके बाद पूछा जाए डाक सेवा की शुरुआत सबसे पहले किसने की है? तो डाक सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग ने ही की है। कहां से की है? अंबाला से की। कब की है? 1860 के अंदर की है। ये बातें आप लोगों को यहां तक की चीजें याद कर लेनी है। तो हमने ये चीजें पढ़ ली है। एक्ट हमें याद हो गया है। एक्ट नंबर 38 था 1858 का। क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ये कारण था। हमें इसी वजह से मिला पॉलिटिकल पनिशमेंट, यानी कि राजनीतिक दंड मिला। इसी करके उत्तर पश्चिमी प्रांत को काटकर पंजाब में मिलाया था। मतलब हरियाणा पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत से काट के जो है ना पंजाब के अंदर मिला दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल को वायसराय की पोस्ट में बदला था और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग ने ही हरियाणा में कहा क्या लगाया था? जनता दरबार लगाया था, अंबाला के अंदर लगाया था। और अंबाला से ही इन्होंने और क्या चीज स्टार्ट की है? 1860 में ही डाक सेवा की शुरुआत की है। सो तो क्वेश्चन आपके याद रह ही जाएंगे, राइट।
अगली बात ये आती है सर, अब ये तो चलो ठीक है सर, हमारे पास में इतनी सारी चीजें तो चलो ठीक है हमारे पास में आती है ये, लेकिन एक अलग बात ये आती है सर कि अब अलग हरियाणा की मांग उठने लग जाएगी। अब यहां से तो ठीक है, पर इसके बाद में अब एक सेपरेट राज्य होना चाहिए, इस बात की मांगे उठना स्टार्ट होगी अब। और पहली बार अगर मैं देखूं, सबसे पहली बार अलग हरियाणा राज्य की जो मांग की है ना, वो 1907 के अंदर हुई है आपके। सबसे पहली बार अलग हरियाणा राज्य की, यानी कि एक सेपरेट हरियाणा स्टेट की डिमांड की गई है, वो 1907 में की है। लाला लाजपत राय और आसफ अली ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की पहली बार मांग उठाई है। हालांकि बीच में अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो अनऑफिशियली बहुत बार डिमांड हो चुकी है 1860 से लेकर और 1907 के बीच में। ऐसे लाला लाजपत राय जी के साथ में 1894-95 का भी किस्सा जुड़ा है। उन्होंने भी उस समय छोटी मोटी झड़प के दौरान बातें की थी, लेकिन ऑफिशियली अगर मैं कहता हूं जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो आपका पहली बार 1907 से स्टार्ट हुआ है। जो रिमार्केबल है, जो एग्जाम के लिए पॉइंट बनता है, ऑफिशियली डेटा बनता है, तो इसको आपको याद करना भी होगा। सवाल क्या बनता है सर? सवाल ये बनता है कि किस साल के अंदर हरियाणा राज्य को अलग करने की मांग उठी है पहली बार। तो आपको याद रखना है, अलग हरियाणा राज्य की एक ऑफिशियली डिमांड 1907 से शुरू हुई है। किसकी अध्यक्षता में हुई है? लाला लाजपत राय और आसफ अली है, इनकी अध्यक्षता में पहली बार एक सेपरेट स्टेट की डिमांड उठ गई। क्या सर ये मांग पूरी हुई है? अगर मांग पूरी हो जाती तो फिर हम 1966 ही क्यों पढ़ते? तो मांग तो 1966 में ही पूरी होनी है। 1 नवंबर 1966 को एक सेपरेट स्टेट के रूप में ये अलग मांग पूरी होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड की गई है, एक हिंदी भाषी क्षेत्र अलग होना चाहिए। इसके बाद में थोड़े ही सालों के बाद में 1920 की बात है, तो 1920 में मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीजन, जो आज वर्तमान का ही हिस्सा हरियाणा का ही आता है, इसके साथ मेरठ और आगरा डिवीजन को दिल्ली में मिलाकर दिल्ली की सीमाओं का विस्तार करने का सुझाव दे दिया। इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि जैसे ये मान लो अंबाला है आपका, ये वाला क्षेत्र हो गया अंबाला का। अब इस अंबाला क्षेत्र के साथ में आप एक काम करो, ये हिंदी भाषा का क्षेत्र है आपका, इसके साथ में जोड़ दो आप लोग, इसके साथ में जो है ना प्लस कर दो, किसको प्लस कर दो? मेरठ को इसके अंदर साथ जोड़ दो आप लोग। मेरठ के साथ साथ जो है ना इसके अंदर आप लोग जो है ना आगरा है, इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा। इसके साथ साथ जो है ना इसी के अंदर आप दिल्ली का कुछ क्षेत्र मिला दो, पूरा दिल्ली नहीं है पर दिल्ली का जो है ना, दिल्ली की जो सीमा है उसके क्षेत्र को मिलाना था इसमें, दिल्ली की सीमा है इनको मिला दो, और ये सारा मिला के एक अलग क्षेत्र बना दो जिसको आप लोग कह रहे हो हरियाणा। ऐसी डिमांड करने वाला कौन था? ऐसी डिमांड करने वाला था मुस्लिम लीग, जो है ना वो है ऐसा डिमांड करने वाली। इन्होंने क्या कहा था? हिंदी क्षेत्र को मिलाने की बात कही थी, हिंदी क्षेत्र को इकट्ठा करके मिलाने की बात कही थी। हमारे पास में यहाँ पे क्या कि अंबाला, अंबाला के साथ साथ मेरठ हो गया है, मेरठ के अलावा आगरा हो गया है, दिल्ली का बाउंड्री का इलाका हो गया है। इन इलाकों को मिला दे और मिला के एक अलग रूप में जो है ना दे दो, हिंदी क्षेत्र कर दो, या हरियाणा क्षेत्र जिसको आज हम कह रहे हैं। अलग मांग इन्होंने भी की थी। किसने मांग की थी? ये उस समय की मुस्लिम लीग ने की थी। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरा ग्रुप है। इन्होंने ऐसी डिमांड उठाई थी, ऐसी मांग की थी। 1920 की बात है ये। क्या सर ये मांग पूरी हुई है? नहीं सर, ये भी तो मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरी होती तो 1966 का वही बात है, समय क्यों देखते हैं हम लोग। अब ऐसी ऐसी डिमांड ही थोड़ी तेजी से उठने लग जाएगी। जैसे 1907 के बाद 1920 आया, अब तो 23 ही आ गया। और 1923 की बात है, तब स्वामी सत्यानंद जी थे। स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। स्वामी सत्यानंद व कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था? 1923 के अंदर एक अलग हरियाणा राज्य की डिमांड उठाई थी। लाहौर जो आज पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस समय तो संयुक्त भारत ही था, क्योंकि 1947 से पहले तो ये एक भारत ही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला ऐसे कोई अलग से पार्ट हुआ नहीं करता था। तो कितनी बातें आपने इस स्लाइड के अंदर पढ़ी है? इस स्लाइड में आपने टोटल 3 बात आपको याद करनी है। अलग हरियाणा राज्य की मांग पहली बार कब हुई है? 1907 में हुई है। किसने ये मांग उठाई है सर? ये लाला लाजपत राय और आसफ अली ने पहली बार ये डिमांड की है। आपकी ध्यान रखना, अलग हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की गई है। उसके बाद में 1920 के अंदर मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीजन, अंबाला के साथ में मेरठ, आगरा और दिल्ली की कुछ बाउंड्रीज है, इनको मिला के एक सेपरेट स्टेट बनाने का सुझाव दिया। फिर 1923 के अंदर स्वामी सत्यानंद जी और कुछ अन्य लोगों ने लाहौर के अंदर इस बात की मांग की थी कि हरियाणा राज्य है, ये हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो अलग होना चाहिए।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अलग राज्य की मांग में आगे आता है 1923 का फिर से समय आता है। 1923 में एक तो डिमांड किसने की है? 1923 में एक तो डिमांड मैंने आपको बता ही दी है कि ये स्वामी सत्यानंद जी और उनके साथ में कुछ अन्य लोग हैं, उन्होंने की है, लाहौर के अंदर की है। 1923 में ही आगे जाके यूनियनिस्ट पार्टी आएगी, एक यूनियनिस्ट पार्टी के नेता कहिए, भाखड़ा बांध के जन्मदाता कहिएगा, चौधरी छोटू राम जी का नाम आएगा। और चौधरी छोटू राम जी जो है ना, उन्होंने एक सेपरेट हरियाणा की मांग की है इसी दरमियान, और इन्होंने 1923 में की है ऐसी मांग। एक्चुअली हुआ ये था, मेरठ के अंदर जो है ना एक अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन था आपका, एक अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन हुआ था आपका, अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन था। ये कहां पे हुआ था सर? ये हुआ था यूपी के मेरठ में हुआ था, आज का यूपी है। उसकी एक्चुअली अध्यक्षता जो कर रहे थे, मतलब उसके जो लीडर थे ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था छोटू राम था, उनका नाम छोटू राम था। और इन्होंने इस सम्मेलन के अंदर एक्चुअली अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे थे और खुद भी अध्यक्ष थे। और इन्होंने इस समय जो है ना बच्चों के आगे या स्टूडेंट्स के आगे एक डिमांड उठाई है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग हरियाणा राज्य चाहिए। और यही ध्यान रखना 1923 के बाद में 1926 में, अब आप देख रहे हो डिमांड थोड़ी जल्दी जल्दी उठ रही है, लोग थोड़े ज्यादा एक्टिव हो चले हैं अब। और एक्टिव हो चले हैं इसका मतलब ये हुआ कि लोग ज्यादा ज्यादा जो है ना जल्दी जल्दी मांग कर रहे हैं। अब ये मांग आप 1926 में पहुंचे, 1966 में तो राज्य बना ही देंगे हम लोग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग आया था, अब आपका फिर से मुस्लिम लीग आ गया। इनका एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसमें एक स्वागत समिति आई थी, उसके एक मेंबर थे जिसका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये हरियाणा के महम रोहतक के रहने वाले थे। इन्होंने भी हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काट के और कहा कि दिल्ली में मिला दो, अलग राज्य बना दो इनको। हुआ ये था कौन से साल में सर? पॉइंट्स ऐसे ही बनाने हैं कि 1926 की बात है। अधिवेशन किस चीज का था? अधिवेशन था आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है ना सर, इसका अधिवेशन था आपका, ये याद रखना है, मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो था ना, ये कहां पे था सर? ये अधिवेशन कहलाया था दिल्ली अधिवेशन के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं। इसके अंदर एक कमेटी का नाम आता है आपका, जिस कमेटी का नाम है स्वागत समिति। और ये जो स्वागत समिति है ना, इस स्वागत समिति के जो मेंबर है उनका नाम क्या है? इनका नाम है पीरजादा, और पीरजादा मोहम्मद हुसैन इनका नाम है। और पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है ना, ये हरियाणा के महम के रहने वाले हैं, महम रोहतक के। इन्होंने कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो, दिल्ली में मिला दो, इनका ये कहना था आपका, दिल्ली के अंदर मिला दो। क्योंकि दिल्ली हिंदी बोलता है, पंजाब हिंदी नहीं बोलता, पंजाब पंजाबी बोलता है, इसलिए कहा कि हरियाणा को अलग करो और दिल्ली में मिला दो, हिंदी भाषी क्षेत्र हो ही जाएगा। इससे पहले दिल्ली के साथ में ये सब मिलाने की बातें ना एक बार मुस्लिम लीग ने और भी कर रखी है, तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। मुस्लिम लीग की डिमांड जो है ना आपको ओवरऑल ऐसी दिख रही है कि दिल्ली का आजू बाजू का क्षेत्र, पहले इन्होंने 1920 के टाइम पीरियड में कहा था कि दिल्ली की बाउंड्री को बेसिकली एक्सटेंड करना चाहिए, उसमें अंबाला, मेरठ, आगरा, दिल्ली ये सब मिला के एक हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाए। और यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली एक बात सीधे तौर पे कही है 1926 में, मतलब 6 साल के बाद में, जब आपकी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था दिल्ली के अंदर, उसमें साफ तौर पे कहा कि हरियाणा राज्य को एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए, और सेपरेट स्टेट बना के पंजाब से काट के दिल्ली में मिला दो, मर्ज कर दो। तुम्हें मर्ज ही करना है, कहते दिल्ली में कर दो, हर पंजाब में मर्ज क्यों कर रखा है? ऐसा इसका डिमांड था। इसमें से एक क्वेश्चन है कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है ना कहाँ के थे? हरियाणा के रोहतक के थे, ध्यान रखना, रोहतक में महम के थे, ये भी याद रखना आप लोग। आगे जाके आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर महम वगैरह के बारे में जिक्र होगा, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। अगली बात आती है सर, फिर मांग तो पूरी हुई नहीं है, स्टिल कंटिन्यू है मांग तो अभी हमारी। फिर 1928 की बात आती है, 1928 की बात आती है, और दिल्ली के अंदर एक सर्वदल का सम्मेलन हुआ था आपका, जहां पे कई सारी कमेटियां आई थी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी जो थी ना आपकी, और उसके अंदर सर्वदल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी लगभग यही मांग उठाई थी आपकी। मतलब कांग्रेस कमेटी की मांग थी मोटे तौर पे, ये सम्मेलन तो कई पार्टियों के थे लेकिन उसके अंदर कांग्रेस की एक मांग थी 1928 के अंदर, लगभग यही मांग थी। मतलब मुस्लिम लीग वाली बात को तो इन्होंने कॉपी किया था ऑलमोस्ट, कि भाई आप लोग हरियाणा राज्य को जो है ना वो निकालिएगा पंजाब से तो, और उसको दिल्ली के अंदर विलय कर दीजिएगा, या हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में एक अलग जो है ना पहचान दे दी जाए। ऐसी बातें इन्होंने की थी, पर पंजाब के साथ नहीं रहना है, ऐसा इनका कहना था।
1929 में फिर से आ जाएंगे, चौधरी छोटू राम आ जाएंगे। इस बार हुआ था आगरा के अंदर जाट महासम्मेलन हुआ था। पहली बार आप लोगों ने देखा है 1923 के अंदर जो है ना छोटू राम की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन हुआ है आपका मेरठ के अंदर। वहां पे अलग मांग उठाई थी इन्होंने राज्य की। यहां आगरा के अंदर जो सम्मेलन हुआ है जाट महासम्मेलन, वहां पे भी छोटू राम ने यही मांग उठाई थी कि अलग राज्य बन जाना चाहिए। 1931 के समय यह हुआ था कि गांधी जी ना बादली स्टेशन पर मुलाकात कर और हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके ग्रेट दिल्ली में शामिल किए जाने की मांग पर समर्थन का अनुरोध किया था। जो लोग बेसिकली स्टेशन पे इनसे मिले थे या लोगों के उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट को गांधी जी ने भी समर्थन दिया था कि हाँ तुम्हारी मांग जो है ना वो जायज मांग है, कहने का मतलब है। यहां तक के कौन कौन से लैंडमार्क हुए एक बार के लिए फिर से रिवाइज करो। सबसे पहली बात आपको क्या याद करवाई मैंने? सबसे पहली बात आपको मैंने ये याद करवाई कि हरियाणा राज्य जो है ना वो अलग कैसे बना है। तो हरियाणा राज्य 1857 की समय बताओ किसका हिस्सा था? तो आपका जवाब रहेगा सर हम लोग यूपी कानपुर आगरा जनपद के हिस्से में आते थे। फिर आपसे मैं पूछूं कि 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई है? अंबाला से। क्रांति अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के अंदर। 10 मई 1857 को एक क्रांति स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है सर? अंबाला से हुई है। फिर अगली बात आती है कि हमें मिला दिया गया, किसके अंदर मिला दिया गया सर? हमें मिला दिया गया इसमें यूपी में मिलाया गया। कौन से एक्ट के चलते मिलाया? यूपी में, सॉरी पंजाब में मिलाया गया, यूपी से हटा के। एक्ट कौन सा था? एक्ट नंबर 38 था। साल कौन सा था? फरवरी 1858 में मिलाया गया। हमें पंजाब में मिलाया गया था। उस समय वायसराय कौन थे सर? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। पहली बार जनता दरबार कब लगा? तो पहली बार जनता दरबार 1860 में लगा। अंबाला के अंदर जो है ना जनता दरबार लगा पहली बार। डाक सेवा की शुरुआत जो है ना सबसे पहले कहां से हुई? तो ये अंबाला से हुई है 1860 में, लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई है, ये भी याद रखना आप लोग। उसके बाद में ये तो चलो हो गया। मिलाया क्यों था? क्योंकि हमें पॉलिटिकल पनिशमेंट दी गई थी, राजनीतिक दंड दिया गया था, इसलिए हमें मिलाया गया था। अगली बात ये इंपॉर्टेंट आई थी आपकी कि पहली बार अलग हरियाणा की मांग किसने की थी? तो हमने पढ़ा 1907 में की थी। लाला लाजपत राय और आसफ अली है, इन्होंने अलग हरियाणा की मांग की थी 1907 के अंदर। फिर अगली बात ये आती है कि 1920 के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग, 1920 में मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीजन के साथ मेरठ और आगरा डिवीजन को दिल्ली में मिलाकर दिल्ली की बाउंड्री का बेसिकली एक्सटेंशन का सुझाव दिया था। ठीक है ना? राधे राधे बेटा। देखो ऐसा है कि अलग से कहने का सेंस ये हुआ कि इन्होंने सुझाव दिया था कि अलग राज्य में बन जाना चाहिए, या ऐसे सुझाव दिया कि अंबाला में मेरठ मिला दो, आगरा मिला दो, दिल्ली की बाउंड्री को एक्सटेंड करके। ये मुस्लिम लीग का सुझाव था। वैसे 1923 में अलग राज्य की मांग की थी स्वामी सत्यानंद और कुछ अन्य व्यक्तियों ने। फिर हमने अभी पढ़ा कि चौधरी छोटू राम जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विद्यार्थी जाट विद्यार्थी सम्मेलन था आपका मेरठ के अंदर, उसमें भी अलग हरियाणा की मांग हुई थी। फिर 1926 मैंने पढ़ाया जिसमें कहा एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन, उसमें एक स्वागत समिति आई थी, उसके सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो हरियाणा के महम के थे। उन्होंने भी कहा कि अलग हरियाणा जो है ना बनना चाहिए, मतलब हरियाणा को पंजाब से हटा दो और यूपी में मिला, सॉरी इसको पंजाब से हटा के दिल्ली में मिला दो, ये इनकी डिमांड थी। फिर 1928 में कांग्रेस कमेटी सर्वदलीय सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस कमेटी की भी अलग हरियाणा की मांग थी। 1929 में छोटू राम जी फिर आ गए। इस बार आगरा के अंदर एक जाट महासम्मेलन हुआ था, वहां इन्होंने डिमांड उठाई। 1931 तक आते आते गांधी जी से भी लोगों ने राय मशवरा किया, तो गांधी जी की भी लगभग इसमें हामी थी कि हाँ ये होना चाहिए ऐसा। वैसे 1931 में ना एक काम और भी हुआ था। 1931 में देखो आपको याद हो तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में कहा करते हैं हम लोग, क्या इंग्लिश में कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना करते हैं हम लोग इसको, हम लोग कहा करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। मतलब क्या था सर? मतलब एक गोल गोल सी टेबल है, मतलब यहाँ पे कुछ भारतीय अधिकारी बैठे हैं, इंडियन डेलीगेशंस बैठे हैं, और यहां पे बैठे हैं कौन सा? इधर बैठे हैं एक्चुअली मान लो अंग्रेज अधिकारी। उस समय हमारे पास में बातें चल रही थी। 1931 में हुआ एक, 1931 में हुआ एक, 1932 में हुआ था। तीनों ही कहां हुए थे सर? तीनों ही लंदन के अंदर हुए थे आपके। इन तीनों में ही भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। एक में ही केवल गांधी जी ने हिस्सा लिया था और वो था दूसरा, इसमें ही केवल गांधी जी ने हिस्सा लिया था, बाकी किसी में भी गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। तीनों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था।
थे क्या सर? ये थे वही कि अलग, मतलब हम लोग तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत से परेशान थे तो उनसे अलग होना चाह रहे थे। चलो ठीक है, उनसे तो अलग होना चाह रहे थे 1930-31, लेकिन 31 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसमें अपने हरियाणा की भी बात हुई थी। एक थे मिस्टर जॉफरी कार्बेट थे, और मिस्टर जॉफरी कार्बेट ने यह कहा कि पंजाब में हरियाणा को इत्तेफाक से ही मिला दिया गया है, गलती से मिला दिया गया है। इस पे सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए, इसको पंजाब में नहीं रहना चाहिए, गलती से की गई एक गलती है कह लो। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 का, उसमें लंदन में भी यही मांग मतलब उठी थी अलग राज्य की। पंजाब के तत्कालीन वित्तीय आयुक्त थे, जिसको फाइनेंशियल कमिश्नर कहते हो आप लोग, पंजाब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में इंडियन डेलीगेशन की तरफ से थे, मतलब भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सचिव भी थे। इनका नाम था सर जोफरी कार्बेट। इन्होंने कहा था अंबाला डिवीजन यानी कि हरियाणा है वो पंजाब में इत्तेफाक से मिला दिया आपने। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये पंजाब का नहीं बल्कि हिंदी भाषा क्षेत्र का एक भाग है। हिंदी क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, उसका हिस्सा होना चाहिए। पंजाब में ये इसका कोई सांस्कृतिक मेल तो जोड़ आता ही नहीं है। गांधी जी ने भी कहते हैं इस योजना का समर्थन किया था, आशीर्वाद दिया था, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी 1931 में जब उनसे बादली स्टेशन पे लोग मिले थे तो उस समय भी उनका यही मशवरा ही था, ठीक है ये तुम्हारी मांग जो है नहीं ये जायज है। आप ये सोचिएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना, अलग हरियाणा की मांग कितने बड़े लेवल तक जा चुकी है। अब तक आप लोग क्या देख रहे थे? अब तक तो केवल आप इतना देख रहे थे कि अलग मांग तो आपकी केवल और केवल यहां तक थी कि 1907 में कोई लाला लाजपत राय या आसफ अली कर रहा है, यहाँ पे मुस्लिम लीग कोई ग्रुप कर रहा है, या कुछ लोग कर रहे हैं, स्वामी सत्यानंद जी इत्यादि हो गए, या कोई कह सकते हो अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी महासम्मेलन कर रहा है, या कह दो मुस्लिम लीग के कोई मेंबर हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे आप कह दो कमेटियां कर रही है, कोई जाट महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन अब आपका जब वो जगह जहां पे अलग देश करने की बात हो रही है, अंग्रेजों से हम लोग, मतलब हमारा जो कॉलोनाइल हिस्सा है, हम लोग औपनिवेशिक काल में जी रहे हैं, उससे हम लोग अंग्रेजों से पीछा छुटवाना चाहते हैं, वहां पे भी एक ये मांग उठना बड़ी बात थी। और इसमें भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष थे, जो जिनका नाम था जोफरी कार्बेट था, उन्होंने कहा था, जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे एक्चुअली उस समय के संयुक्त पंजाब के, कि पंजाब में हरियाणा को इत्तेफाक से मिलाया गया है, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसको तो पंजाब में ना होके बल्कि इसको मिलाना चाहिए था, कहां पे सर? इसको होना चाहिए था दिल्ली का हिस्सा या यूपी का हिस्सा या एक अलग सेपरेट के रूप में। इस पे अंग्रेजों को विचार करना चाहिए, ऐसा इनका एक सुझाव था। गांधी जी ने भी इस बात को माना था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपसे नेशनल जीके में काम आ जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुई थी, 1930, 31 और 32, और तीनों कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तीनों में ही भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था, एक में ही हिस्सा लिया था गांधी जी ने, और वो कौन सा था? 1931 वाला दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। क्या ये अलग हो गया हरियाणा सर? नहीं, अलग हो जाता तो हम लोग आगे क्यों ही पढ़ रहे होते, अलग तो नहीं हुआ। तो अब क्या सर आगे की बात? आगे की बात हुई 1932 के अंदर, 1932 की बात है, 1932 की बात है। तब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेता, जिन नेता का नाम है लाला देश बंधु, इनका नाम है लाला देश बंधु। और लाला देश बंधु जो है ना सर, एक्चुअली इन्होंने भी अलग हरियाणा की मांग की है। 1932 की बात है, 9 सितंबर 1932 को हरियाणा और दिल्ली के एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे, जिनका नाम था देश बंधु गुप्त, और ये लाहौर जेल में एक्चुअली बंद थे। और लाहौर जेल में इन्होंने जो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही थी लाहौर जेल से ही। इनकी स्टेटमेंट ये थी कि हिंदी भाषी प्रदेश कभी पंजाब का हिस्सा था ही नहीं। बात भी सही है, हिंदी भाषी क्षेत्र कभी पंजाब का हिस्सा हो ही कैसे सकता है? जब हम हिंदी बोलने वाले हैं तो पंजाब के साथ में, पंजाबी के साथ में अलाइन हो ही कैसे सकते हैं? बहुत ही डिफरेंट है। तो ये तो जबरदस्ती सुपर इम्पोज्ड किया गया कंडीशन हुआ आपका। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके कुछ भाग जो है ना उनको मिला के एक नया राज्य बना दिया जाए।
कहते अगर तुमने इसको पंजाब में ही मिलाए रखा तो ये इस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं जो हिंदी भाषी बोलते हैं उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई इसको हिंदी भाषी क्षेत्र जो हिंदी बोलते हैं, जस्ट लाइक आप लोग दिल्ली का इलाका है, यूपी का इलाका है, या चाहे राजस्थान का कुछ हिस्सा है आपका, उन सबको मिला के एक इकट्ठा करके और एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए, तो ही डेवलपमेंट होगा। ये इत्तेफाकी की गई गलती है, इसको सुधारना चाहिए। ऐसा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वक्तव्य, कथन, स्टेटमेंट है, अलग मांग की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी चीज का प्रदर्शन करो या किसी चीज को आप लोग किसी चीज का विरोध करो तो उसके साथ ही मतलब वहां पे लड़ाई झगड़ा करके करो, रोड जाम करके करो। कई बार क्या होते हैं, कुछ किताबें, कुछ लेख, वो भी आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। तो अंग्रेजों के समय में बहुत सारे क्रांतिकारी वो लोग भी थे जो रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसे बताया करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। आपको तार्किक रूप से रैशनलाइज होकर सोचने पे मजबूर किया करते थे, ताकि आप सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए, इसके प्रोज कॉन्स क्या है। आपको डम नहीं बनाते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे लेख, ऐसे क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इक्वली इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग, जितना लोग कोई फील्ड में उतर के काम कर रहा होता है, ये अपनी किताब या लेखनी या अपने कलम के माध्यम से करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उस टाइम की। ये जेल में बंद होकर भी इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई थी उस समय की। वैसे इनके बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो इनका वास्तविक नाम आता है रतिराम गुप्ता। रतिराम गुप्ता इनका रियल नेम है। इनका जन्म हुआ था 14 जून 1904 को जन्म हुआ था। बड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ी पहाड़ क्षेत्र जो पानीपत का है। इनका देहांत हुआ था 21 नवंबर 1951 को हुआ था। इन्होंने जर्नलिज्म की बात करता हूं, उनकी पत्रकारिता है तो एक वीर तेज नाम का न्यूज़पेपर है, उस अखबार के एक्चुअली एडिटर है, संपादक है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर वीर तेज के। लाला लाजपत राय के समाचार पत्र का नाम पूछ ले तो आपसे कह देना है वंदे मातरम था। अभी हमने लाला लाजपत राय का नाम लिया ना, 1907 में लाला लाजपत राय और आसफ अली, इन्होंने मिल के जो ना एक अलग देश, अलग राज्य की मांग की थी। तो लाला लाजपत राय जी का जो समाचार पत्र था वंदे मातरम, और वीर तेज अगर पूछ लिया जाए तो आपको जवाब दे देना है किनका है, वो है लाला देश बंधु गुप्त का था। इनको महात्मा गांधी और स्वामी सरदानंद के द्वारा जो है ना, महात्मा मुंशीराम के द्वारा देश बंधु की उपाधि दी गई थी। इनको लाला देश बंधु गुप्त की उपाधि दी गई थी। वास्तविक नाम तो इनका रतिराम था, लेकिन इनको देश बंधु कहने का काम जो है ना, वो महात्मा गांधी और स्वामी सरदानंद जी के द्वारा दिया गया। इनका ज्यादातर नाम जाना जाता है राजनीतिक और ये राजनीतिज्ञ और पत्रकार के रूप में, और इसी हिसाब से सरकार के ऊपर एक कटाक्ष लिखा करते थे। सरकार जो भी मतलब उस समय की नीतियां थी, सरकार इन द सेंस अंग्रेजी हुकूमत है, उनके लिए जो ना ये विरोधी या कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये क्रांतिकारी भी थे एक प्रकार के उस समय के। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सर? इनका कंट्रीब्यूशन एक तो ये रहा है कि दिल्ली विधानसभा का सबसे पहला विचार इन्हीं के द्वारा ही आया था। दिल्ली आज एक यूनियन टेरिटरी है, हमारे आज के टाइम पे हम इसको एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, लेकिन अलग से विधानसभा होनी चाहिए दिल्ली की, ऐसा विचार इन्हीं का था। इन्हीं के विचारों से आज दिल्ली की विधानसभा भी बनी हुई है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इनका। इवन एक बात और इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी इनको घोषित कर दिया गया कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ये बनेंगे, लाला देश बंधु गुप्त ही बनेंगे। लेकिन एक संयोग ऐसा बैठा कि घोषणा तो हो गई थी, लेकिन शपथ लेने से पहले ही एक विमान दुर्घटना हो गई और विमान दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। तो संयोग ये बैठा है, ये कह सकते हो दुर्भाग्यपूर्ण, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बन नहीं सके, वरना जो है ना ये मुख्यमंत्री बन पाते तो खैर और भी अच्छी बात ही थी। पर दिल्ली विधानसभा का सबसे पहले विचार इन्हीं का था। दिल्ली के पहली घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री बनेंगे यही, लेकिन जब शपथ लेने से पहले विमान दुर्घटना के दौरान इनका देहांत हो गया था। साल 2010 में ही ना, करंट अफेयर है, भारत सरकार ने इनके नाम पे एक डाक टिकट भी जारी कर रखा है। लाला देश बंधु गुप्त के नाम पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था साल 2010 के अंदर। इतना ही नहीं, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला जो है ना, ये देश बंधु गुप्ता के नाम पे अवार्ड भी देती है, जिसमें 2.5 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है आपकी। अभी तो हरियाणा के अंदर एक साहित्य अकादमी के नाम से अलग से अकादमी नहीं है, अब तो हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, क्योंकि उसके अंदर संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, ये सारी अकादमियों को मर्ज कर दिया 2023 के बाद में। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें चीज़ों को और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए इतना याद करो कि इनके नाम पे एक अवार्ड आता है, देश बंधु गुप्त अवार्ड आता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए सम्मान राशि हरियाणा सरकार देती है।
अब क्या है सर, यहां तक की कहानी के अंदर ये हुआ आपका, यहां तक की कहानी को एक बार फिर से देखो आप लोग, यहां तक की कहानी को एक ही लाइन में याद करने की कोशिश करो आप लोग। तो अलग हरियाणा राज्य कैसे बना है, पहली बात मैंने आपको बताई है कि 1857 के समय हम किसके हिस्से में आते थे बताओ। तो हम लोग आते थे सर आगरा यूपी के, मतलब यूपी कानपुर आगरा जनपद में आते थे। फिर आपसे पूछूं कि हम क्रांति जो हुई थी ना, वो कहां से स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी सर स्टार्ट हुई थी अंबाला छावनी से। हमें पंजाब में मिलाया गया, कौन सा एक्ट था, एक्ट नंबर 38 था। फरवरी 1858 को हमें पंजाब में मिलाया गया था। क्यों मिलाया गया था, पॉलिटिकल पनिशमेंट के चलते हुए हमें पंजाब में मिलाया गया था। पहली बार जनता दरबार कहां लगा था, अंबाला में लगा। कब लगा, 1860 में लगा। डाक सेवा की शुरुआत कब हुई है सर, 1860 में हुई है। कहां पे हुई है, अंबाला में। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में। हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, उस समय वायसराय या कई जगह गवर्नर जनरल लिखा होता है, असल में तो वायसराय पोस्ट हो गई थी ये। तो ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे आपके। इसके बाद में हमने पढ़ा था, ये तो चीजें आपको मैंने अभी रिवाइज करवाई। इसके बाद में आता है कि अलग हरियाणा की मांग सबसे पहले किसने की थी, 1907 में की थी, लाला लाजपत राय और आसफ अली ने की थी। फिर 1920 में मांग किसने की थी, मुस्लिम लीग ने की थी, और कहा था अंबाला मेरठ दिल्ली का हिस्सा जो है ना मिलाओ, और एक अलग राज्य होना चाहिए, या हिंदी भाषी क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। तो अंबाला है, मेरठ है, एक आगरा है, दिल्ली, इनकी एक साथ कर दो बाउंड्री। अब स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर में अपने साथियों के साथ आवाज उठाई अलग राज्य की, अलग राज्य तो यहां पे भी नहीं बना। फिर जो चौधरी छोटू राम है, इन्होंने भी 1923 के अंदर ही डिमांड उठाई थी। अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन हुआ था मेरठ में, अलग राज्य की मांग की, पर यहां पे भी पूरा नहीं हुआ। फिर 1926 की बात है, दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर एक स्वागत समिति है, और उस स्वागत समिति के मेंबर है पीरजादा मोहम्मद हुसैन, जो कि हरियाणा के महम रोहतक के रहने वाले हैं। उन्होंने भी ये डिमांड उठाई थी कि हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र में मिलाना चाहिए, स्पेशली दिल्ली में मिला दो पंजाब से निकाल के, ऐसा इनका डिमांड था। यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हुआ था उसमें। फिर 1928 में एक दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन था, उसके अंदर स्पेशली कांग्रेस कमेटी ने अलग राज्य की डिमांड उठाई थी। 1929 में यह हुआ था कि आगरा के अंदर एक जाट महासम्मेलन हुआ था, उसमें चौधरी छोटू राम जी ने अलग डिमांड की थी अलग से। 1931 में बादली स्टेशन पे गांधी जी से लोगों को समर्थन मिला। इवन 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें संयुक्त पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर थे मिस्टर जोफ्री कार्बेट, ये एक्चुअली इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उसमें इन्होंने कहा था कि हरियाणा को पंजाब में इत्तेफाक से मिला दिया गया है, ये इस करके इसको अलग करना चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। गांधी जी ने भी इसके ऊपर कहा था कि ये सही है और आशीर्वाद दिया, मतलब इस योजना को। टोटल गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए तो 3 हुए हैं, 1930, 31, 32, तीनों ही कहां हुए हैं, लंदन में हुए हैं। तीनों में ही कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। केवल एक में ही गांधी जी थे, वो कौन सा था, 1931 का, या दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, याद रखना आप लोग। अब लाला देशबंधु का नाम एक और इंपॉर्टेंट आता है आपका। लाला देशबंधु जो है ना सर, एक्चुअली ये हरियाणा के पानीपत से संबंधित है। इन्होंने भी कहा था कि अलग राज्य की डिमांड, लेकिन इनका स्टेटमेंट, एक्चुअली ये जर्नलिस्ट थे तो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध थे, और इन्होंने जेल में बंद रहते हुए एक स्टेटमेंट कही है, वो ये कि हिंदी भाषी क्षेत्र तो कभी से ही हिस्सा नहीं आता था। किसका, कभी से ही ये पंजाब का हिस्सा नहीं आता था, और अगर इसको पंजाब में आपने मिला रखा है तो ये सेपरेट स्टेट जो है ना कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है, या इस सेपरेट एरिया के जो लोग हैं हिंदी भाषी के लोग जो ना, ये कभी भी डेवलपमेंट इनका नहीं होने वाला है। तो इनका कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा, तो दैट्स वाई करना क्या है कि इनको निकालो बाहर, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इनके कुछ भाग है उनको निकाल दो, और एक सेपरेट स्टेट जो है ना बनाए देना चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड और एक सुझाव था इनका। इसके बाद में लाला देशबंधु गुप्ता का अगर वास्तविक नाम पूछे, लाला देशबंधु गुप्ता का वास्तविक नाम रतिराम गुप्ता था। इनको देशबंधु की उपाधि स्वामी सरदानंद जी और महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। इनका देहांत 1951 21 नवंबर को हुआ है। इनका जो जन्म हुआ है वो 14 जून 1904 को बड़ी पहाड़ क्षेत्र पानीपत में हुआ है। वीर तेज नाम का एक अखबार है, उसके ये एडिटर रहे हैं। लाला लाजपत राय जी के समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, वीर तेज नामक अखबार के संपादक भी, और लाला लाजपत राय के समाचार पत्र था एक वंदे मातरम, उसके भी एडिटर थे ये। समाचार पत्र पूछ लिया जाए किसका था, लाला लाजपत राय जी का था, और एडिटर में भी ये शामिल थे एक्चुअली।
इनका क्या योगदान था? दिल्ली विधानसभा को लाने का कंसेप्ट इन्हीं का ही था। इवन दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी अनाउंस हो गए थे, लेकिन शपथ लेने से पहले इनका देहांत हो गया था, ये एक कारण था। 2010 में भारत सरकार ने इनके नाम पे डाक टिकट जारी किया है। साहित्य अकादमी हरियाणा की जो पंचकुला में है, वो इनकी तरफ से इनके नाम पे एक अवार्ड देती है, देशबंधु गुप्त सम्मान, जिसमें 2.5 लाख रुपए सम्मान राशि भी दी जाती है सरकार की तरफ से। इसके बाद में एक छोटी सी बात और याद रखना, इसी दरमियान क्या हुआ था, इसी दरमियान जो है ना, बीच में वैसे यूनियनिस्ट पार्टी के इलेक्शन हुए थे, चौधरी छोटूराम या बहुमत में आई थी, लेकिन अलग हरियाणा राज्य की जो है ना बात यहाँ पे नहीं हुई थी। सिकंदर हयात और ये बातें आएंगी, पर हम उसको बाद में आगे पढ़ रहे होंगे। पर उससे पहले हम लोग एक बात यहाँ पे करते हैं कि हमारा 15 अगस्त की बात आती है, 15 अगस्त 1947। इस दिन को जो हमें आजादी तो मिली है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत है, ये सेपरेट इंडिया है कह सकते हो आप लोग, बन गया है। लेकिन इससे पहले एक और छोटा सा लैंडमार्क है 1946 का, 1946 का। 1946 के अंदर जो है ना सर, एक पटाभी सीतारमैया, एक एक्चुअली जेवीपी कमेटी बनी थी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। उस जेवीपी कमेटी में से जो पी है, यानी कि जो पटाभी सीतारमैया है ना, इन्होंने भी एक अलग डिमांड रखी थी सेपरेट राज्य की 1946 के अंदर। हालांकि बहुत बड़े बल्क लेवल पे नहीं थी, या कह सकते हो इसको बहुत ज्यादा समर्थन वाले हिस्सों में नहीं थी ये, लेकिन हाँ अलग मांग जरूर की गई थी पटाभी सीतारमैया के द्वारा। 1947 की बात है, भारत आजाद हो गया था और उस समय जो आधा हिस्सा है पंजाब का वो चला गया है पाकिस्तान में। हमारा जो पंजाब आया है, इस पंजाब के पहले सीएम आए हैं, जो पंजाब के पहले जो सीएम आए हैं आपके, इनका नाम क्या है? तो इस पंजाब के पहले जो सीएम थे ना, उनका नाम था गोपीनाथ भार्गव। इनका नाम था गोपीनाथ भार्गव। और गोपीनाथ भार्गव जो है ना सर, ये सीएम आए हैं। ये हरियाणा के वैसे रहने वाले थे, मूल रूप से सिरसा जिले के रहने वाले थे। मैं यूं कहूंगा कि आजादी के बाद में पंजाब के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बने थे ना, उनका नाम था गोपीनाथ भार्गव था। ये संयुक्त पंजाब है अभी भी, लेकिन इसमें से ये लाहौर वाला हिस्सा कट के चला गया है उधर। कहां पे सर? ये चला गया पाकिस्तान की साइड चला गया। इस संयुक्त पंजाब के हिस्से में पहले मुख्यमंत्री आए हैं गोपीनाथ भार्गव जी आए हैं। अब गोपीनाथ भार्गव जी इस हिस्से में मुख्यमंत्री तो आ गए हैं, क्या अलग हरियाणा बना है क्या सर? अलग हरियाणा अभी भी नहीं बना है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग काम हो गया, वो ये कि अब तक आप देख रहे थे हर कोई अलग हरियाणा कर रहा था, लेकिन यहां अब एक तुम नई चीज और ऐड ऑन कर लेना कि अब पंजाब की तरफ से भी जो है ना अलग पंजाब की मांग उठने लग गई कि हम चाह रहे हैं एक सेपरेट पंजाब होना चाहिए, अलग पंजाब। ऐसा हम कहां से कह रहे हैं सर? ऐसा हम ये कह रहे हैं कि एक 1948 की बात है, 1948 की। तब एक न्यूज़पेपर था, जिस न्यूज़पेपर का नाम था आपका अजीत नामक एक समाचार पत्र था। अजीत नाम का एक आपका न्यूज़पेपर था, और इस अजीत नामक न्यूज़पेपर के अंदर एक वर्ड छपा था। उस वर्ड ने बहुत ज्यादा जो ना चेंजेस किए हैं। जिस शब्द का नाम आप पढ़ रहे हो, पंजाबी सूबा, ये पंजाबी सूबा छपा था। और इसकी जो मांग की है ना सबसे पहले, वो किसने की है सर? एक अकाली दल के नेता थे आपके, या अकाली नेता कह सकते हो, अकाली नेता, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मास्टर तारा, इनका नाम है मास्टर तारा, ठीक है ना? इनका नाम है सर जी मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह। और मास्टर तारा सिंह जो है ना सर, इन्होंने सबसे पहले एक पंजाबी सूबा लिख दिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर पंजाबी सूबा? पंजाबी सूबा क्या होता है? सूबा का मतलब होता है इलाका होता है। भाई तुम लोग मांग रहे हो कि एक अलग राज्य होना चाहिए, तुम्हारी डिमांड है कि एक अलग राज्य होना चाहिए, बात सही है, समझ में आती है। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि तुम्हारी डिमांड एक अलग राज्य की है, लेकिन हमारी भी तो अब ये डिमांड हो गई है। मतलब हरियाणा राज्य की भी ये सेपरेट डिमांड है, पंजाब वालों की भी एक सेपरेट डिमांड स्टार्ट हो गई है कि हमें पंजाबी सूबा क्षेत्र जो है ना वो चाहिएगा। यानी कि 1948 में अजीत नामक समाचार पत्र है, उसमें पंजाबी सूबा है। अकाली नेता जो मास्टर तारा सिंह थे, इन्होंने इसकी मांग उठाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में के लिए कई बार आ गया है। 1948 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र अजीत के माध्यम से पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से साल में ये डिमांड उठी थी। इन द ईयर ऑफ 1948 है आपका। क्या वर्ड था? वर्ड था पंजाबी सूबे। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? अजीत था। कहने वाले कौन थे? तो मास्टर तारा सिंह थे। तो अकाली लीडर मास्टर तारा सिंह रेज द डिमांड फॉर पंजाबी सूबा
थ्रू हिज न्यूज़पेपर अजीत, एक न्यूज़पेपर था अजीत न्यूज़पेपर, उसके थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वजह से हिंदी भाषी के क्षेत्र है क्या, वो भड़केंगे नहीं भड़केंगे? अरे सर बहुत भड़केंगे। मतलब पंजाबी और हिंदी भाषाई प्रांतों के गठन की बात जब अनसुनी हुई थी तो लोगों ने एक एक समस्या जो है ना खड़ी कर दी थी। ये धीरे धीरे बहुत तेजी से हुआ। पंजाबी भाषी लोगों ने कहा कि वह हिंदी नहीं पढ़ेंगे और ना ही यूज में लेके आएंगे। ऐसा ही हिंदी भाषी लोगों ने भी कह दिया कि हम पंजाबी क्यों पढ़े फिर। अब पंजाबी कह रहे हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी कह रहे हैं हम पंजाबी क्यों पढ़ेंगे। सरकार ने इस समस्या का हल निकाला था ना, वो निकला था एक सच्चर फॉर्मूला के थ्रू निकला था। यहां इस टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री पंजाब के बदले थे और मुख्यमंत्री यहां पे हो चले थे जिनका नाम था भीमसेन सच्चर था आपका। और भीमसेन सच्चर जो है ना सर, ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री आए थे। सॉरी, भीमसेन सच्चर जो है ना सर, ये पंजाब के एक नए मुख्यमंत्री आए थे और भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला निकाला था जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। ये सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को ये लागू हुआ था आपका। कई बार क्वेश्चन आता है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था, तो सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। सच्चर फॉर्मूला जो था ना सर, उसको इसमें था क्या, इसमें एक्चुअली पंजाब को दो हिस्सों में बांटना था। भी मान के चलो कि आपका ये हिस्सा जो है ना, ये हो गया पंजाब का हिस्सा हो गया और इस पंजाब को दो टुकड़ों में बांटना था एक्चुअली। एक टुकड़ा था आपका जिसका नाम क्या था, पंजाबी टुकड़ा था आपका यहाँ पे, और एक टुकड़ा जो था ना कौन सा था, दूसरा था आपके पास में यहाँ पे हिंदी क्षेत्र का टुकड़ा था। तो एक तो पंजाबी क्षेत्र का टुकड़े में बांटना था हमें यहाँ पे, और एक हमें बांटना था कौन सा, हिंदी क्षेत्र के टुकड़े में बांटना था। तो उन्होंने कहा था कि दो हिस्से, मतलब इस सच्चर फॉर्मूले के अनुसार एक हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र थे कौन कौन से सर, हिंदी रीजन में रोहतक आता है, गुरुग्राम आता है, करनाल आता है, कांगड़ा आता है, आज तो खैर हिमाचल में हो गया ये, यहाँ की चाय है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। हिसार हो गया, घग्गर नदी के दक्षिण के भाग है वो सारे ही है, और इसके अलावा अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सारे इलाके जो है ना हिंदी क्षेत्र के हैं। इनको छोड़ दो, बाकी जो इलाका बच गया सारा का सारा वो कौन सा है, वो फिर पंजाबी होगा। हिंदी को छोड़ दो फिर सारा पंजाबी बचेगा ना आपका। तो मतलब रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, करनाल हो गया, कांगड़ा हो गया, हिसार हो गया, घग्गर नदी का जो साउथ वाले भाग हो गए, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सब तहसीलें जो है ना आपकी, ये सब के सब हिंदी क्षेत्र में आएगी। तो दो हिस्से बंट गए, हिंदी क्षेत्र अलग हो गया और पंजाबी अलग हो गया। था क्या सर इसके अंदर, इसमें था ये कि सच्चर फॉर्मूला के अंदर जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाई थी ना, उसमें कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी भाषा जो है ना, पंजाबी क्षेत्र में तो कहते हैं सरकारी भाषा पंजाबी रहेगी जो गुरुमुखी लिपि में होगी, हिंदी क्षेत्र में कहते हैं हिंदी रहेगी जो देवनागरी लिपि के अंदर रहेगी। एक तो बात ये हो गई तो भाई कि जो लैंग्वेज है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो पंजाबी क्षेत्र के अंदर आपकी सरकारी भाषा पंजाबी है, हिंदी क्षेत्र में सरकारी भाषा देवनागरी आपकी हिंदी हो गई है। ये दो ऐसे लैंग्वेज तय कर दी गई। इसके बाद में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन अगर पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि शिक्षा का माध्यम अगर पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हिंदी क्षेत्र है उसमें प्री यूनिवर्सिटी कक्षा तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में होनी चाहिए और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी होनी चाहिए। भाई आप यूनिवर्सिटी से पहले की बात कर रहे हो, उससे पहले आप अपने लोकल लेवल की जो एजुकेशन है ना, उसको पंजाबी वाले में पंजाबी पढ़ लेंगे, हिंदी वाले में हिंदी पढ़ लेंगे, आगे यूनिवर्सिटी में जाके आगे लैंग्वेजेस अलग अलग आ जाएगी, बाइलिंगुअल भी हो जाएगा, इस तरीके के काम कर दिए गए। अच्छा, एक और बात है, जो गैर सरकारी स्कूल है, इसी पे ही सबसे बड़ा जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था या कन्फ्लिक्ट हुआ था। यानी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए था। प्राइवेट स्कूलों को कह दिया कि तुम्हारी मनमर्जी है, तुम जो लैंग्वेज पढ़ाओ वो पढ़ा देना। मतलब स्कूल के संचालक पे कह दिया कि वो अपनी मर्जी से रखेगा। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्कूलों के संचालकों की मर्जी के अनुसार होगा, कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है। और क्या आपको लगता है कि उस समय संयुक्त पंजाब वाले हिंदी को प्रमोट कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये लगता की बात ही नहीं कह रहा हूं, कयास नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वो कर ही नहीं रहे थे प्रमोट। वो कर ही पंजाबी को रहे थे, पंजाबी है और कह भी दिया सरकार ने। सरकार की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, भले ही सच्चर फॉर्मूला आया हो, ये कोई बाउंडेशन ही नहीं है। हमारा सरकार प्राइवेट स्कूल है, अपनी मनमर्जी की लैंग्वेज होगी। मनमर्जी की लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज ही पंजाबी होगी।
तो सच्चर फॉर्मूला में क्या था, दोबारा बताता हूं। पहली बात, सच्चर फॉर्मूला लागू कब हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को। मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने एक फॉर्मूला लाए। उनके आगे लोग गए थे, डिमांड करने गए थे, भी देखो ऐसा है कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, प्लीज हमारे लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि हिंदी का और पंजाबी का बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले जो ये आपका अजीत नामक समाचार पत्र है ना, इसके अंदर क्या आ चुका था, अजीत समाचार पत्र में पंजाबी सूबा आ गया था। तो पंजाब के लोग भड़क गए, वो कहते हैं हम पंजाबी रखेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हिंदी वाले भड़क गए, कहते हैं हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब का एक सॉल्यूशन चाहिए था, और वो सॉल्यूशन एक्चुअली जो निकला था ना आपका, वो निकला था सच्चर फॉर्मूले से। निकालने की कोशिश की थी, हालांकि सच्चर फॉर्मूला फेल होगा आपका। तो 1 अक्टूबर 1949 को आया था ये। हिंदी भाषा और पंजाबी भाषी दो हिस्सों में टूटा। हिंदी में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार, गग्गर का साउथ भाग हो गया, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, ये आते हैं किसके अंदर, हिंदी सच्चर में, हिंदी फॉर्मूले में। और पंजाबी जो बच गया वो सारा पंजाबी ही है। इसमें यह था कि जो पंजाब में पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि के अनुसार पंजाबी है। हिंदी क्षेत्र में हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, यह तय हुआ था। अगली बात यह तय हुई थी कि जो प्री यूनिवर्सिटी तक के स्कूल है, हिंदी क्षेत्र में हिंदी पढ़ाएंगे और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए इन्होंने कह दिया कि जो स्कूल के मालिक है वो उन पे डिपेंड करता है, वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो उन पे है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अब एक और भी बात कर दी गई, इसकी वजह से भी फेल हुआ है ये। सच्चर फॉर्मूला में सेकंड लैंग्वेज थी हिंदी क्षेत्र के हर एक स्कूल के अंदर, हिंदी क्षेत्र के अंदर हर एक स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी था। ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज की बात हो रही थी। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि हिंदी, एक अपने स्कूलों में आप हिंदी एक इंग्लिश दो लैंग्वेज पढ़ते हो, तो इन्होंने कहा कि हिंदी क्षेत्र में आप लोग हिंदी तो प्राइमरी तौर पे पढ़ रहे हो ही हो, दूसरी भाषा के रूप में आपको पंजाबी पढ़नी है। यहां पंजाबी वालों के अंदर कहा कि आप पंजाबी तो पढ़ रहे हो, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़नी है आपको। सेकंड लैंग्वेज कह दिया, इट वाज नेसेसरी टू टीच पंजाबी इन एवरी स्कूल इन द हिंदी रीजन एंड हिंदी इन द पंजाबी रीजन एज ए सेकंड लैंग्वेज। सच्चर फॉर्मूला इस वजह से लोगों को पसंद ही नहीं आया। कहते फिर फायदा क्या हुआ, मतलब तो मैंने अलग से क्या कर दिया बताओ। प्राइवेट स्कूलों को कह दिया तुम अपनी मनमर्जी से करो, पंजाबी कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात तुमने कह दिया कि पहली लैंग्वेज हिंदी क्षेत्र में हिंदी पढ़ेंगे, दूसरी पंजाबी पढ़ना है, कोई बात नहीं। तो पर पहली तो पढ़ ली, पर दूसरी क्यों पढ़नी है, हमें पढ़नी ही क्यों है इस लैंग्वेज को। विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदनाम हुआ ये, क्योंकि पंजाबियों से ज्यादा बदनाम तो वहां पे भी था। स्पेशली हिंदी वाले कहते फिर हमारे लिए नया क्या कर दिया, जब तुम्हें नेसेसरी कर दिया कि पढ़नी है वो तो। और पेप्सू आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, पेप्सू पढ़ाऊंगा ये तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा। इसने भी अपने राज्य में ऐसा ही फॉर्मूला लागू किया था। वैसे हिंदी क्षेत्र विशेषकर रोहतक और हिसार के लोगों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था, और लास्ट तक आते आते सच्चर फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल पिट गया था। मतलब कह सकते हो कि ये फेल हो गया था सच्चर फॉर्मूला। 1952 के आम चुनाव है, ये आम चुनाव वाला हिस्सा जो है ना, ये मैं आपको अगले हिस्से में पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले इसको एक बार पूरे को दोबारा आज रिवाइज कर लो आप लोग। उसके बाद में जो है ना इसका आम चुनाव का पार्ट 2 होगा, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। मैंने आज के सेशन में यहां से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। देखो समझ में तो सबको ही आ जाता है, मुद्दा याद करने का है, कोशिश करना चीजों को याद करने की। कि हरियाणा राज्य जो ना, अब एक लाइन में पिरोने की कोशिश करते हैं इसको। हरियाणा राज्य जो है ना 1857 की क्रांति के समय किसका हिस्सा था, तो आप कहोगे सर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर आगरा जनपद का हिस्सा था। हमें पंजाब में कब मिलाया, 1858 में मिलाया। क्यों मिलाया, क्योंकि हमने क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसलिए हमें पंजाब में मिला दिया गया। एक्ट कौन सा था, एक्ट नंबर 38 था। हमें मिलाया गया राजनीतिक दंड देने के कारण। मिलाया किसने था, लॉर्ड कैनिंग ने, ये वाइसराय थे उस समय। जनता दरबार किसने लगाया, लॉर्ड कैनिंग ने। जनता दरबार कहां लगा, अंबाला में लगा। कब लगा, 1860 में लगा। डाक सेवा की शुरुआत कहां से हुई, अंबाला से हुई। कौन से साल में हुई, 1860 में हुई डाक सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था यहाँ पे, ये तो चीज देख ली हमने, अलग हरियाणा की मांग कब हुई पहली बार, 1907 में। किसने की थी, ये लाला लाजपत राय और आसफ अली ने की थी। फिर 1920 में अलग मांग किसने की थी, मुस्लिम लीग ने। कहा कि अंबाला है, मेरठ है, आगरा है और दिल्ली की सीमाओं को एक्सटेंड कर दो। 1923 में स्वामी सत्यानंद और कुछ लोगों ने लाहौर में मांग की थी। फिर 1923 में ही अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी महासम्मेलन हुआ था, उसके अंदर चौधरी छोटू राम जी ने मेरठ के अंदर इस मांग को उठाया। फिर 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है, उसमें एक स्वागत समिति थी दिल्ली अधिवेशन में, उसके सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो मैम रोहतक के थे। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकाल के दिल्ली में मिला दो।
अलग हरियाणा की मांग में 1928 की बात आती है तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन था दिल्ली में, उसमें कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी। 1929 में फिर से चौधरी छोटू राम जी ने आगरा के अंदर जाट महासम्मेलन में मांग की थी। 31 में गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। 31 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर, जिसमें पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर मिस्टर जॉफरी कार्बेट ने कहा था कि पंजाब में हरियाणा को इत्तेफाक से मिलाया गया है और इसको इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। गांधी जी ने भी इसको हामी भरी थी। फिर लाला देशबंधु गुप्ता ने 1932 के अंदर जो है एक लेख लिखा था कि हरियाणा जो है ना पंजाबी क्षेत्र का कभी हिस्सा था ही नहीं, इसका अगर यहाँ रखा गया तो कभी विकास नहीं होगा, इसको सेपरेट करना चाहिए, वही दिल्ली, राजस्थान, यूपी और कुछ हिस्सों को मिला के एक नया राज्य बना देना चाहिए। ये लाला देशबंधु गुप्त जो है ना 1904 में पानीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1951 में इनका डेथ हुआ था। रतिराम इनका नाम था। स्वामी सरदानंद और महात्मा गांधी जी ने इनको देशबंधु का नाम दिया था। ये राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। वीर तेज नामक अखबार के संपादक थे। एक लाला लाजपत राय जी का समाचार पत्र था वंदे मातरम, उसके भी एडिटर थे ये। इन्होंने दिल्ली विधानसभा का सबसे पहले विचार दिया था, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनको दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी अनाउंस कर दिया, लेकिन विमान दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था। 2010 में भारत सरकार ने इनके नाम पे एक डाक टिकट भी जारी किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी इनके नाम पे एक सम्मान भी देती है, देशबंधु गुप्त सम्मान, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक अलग मांग की थी पंजाबी सूबा की अपने न्यूज़पेपर अजीत सिंह में। अकाली दल के नेता है ये। इसी वजह से जनता भड़की। पंजाबी वाले बोले हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी वाले बोले हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। और जब देश आजाद हुआ था उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीनाथ भार्गव थे, जो मूल रूप से हरियाणा सिरसा के रहने वाले थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर आए। उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन दिया कि सच्चर फॉर्मूला होना चाहिए, जो 1 अक्टूबर 1949 को जो है ना लागू होता है। हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र दो हिस्से बांट दिए। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में हिसार होगा, गुरुग्राम होगा, रोहतक होगा, इसके अंदर करनाल होगा, कांगड़ा होगा। इसके अलावा घग्गर नदी के साउथ वेस्ट भाग होंगे, अंबाला की जगाधरी हो गया, नारायणगढ़ हो गया, ये सब इसमें हिस्से में आएगी। बाकी बचा हुआ सारा का सारा पंजाबी क्षेत्र कह दिया हमने। सच्चर फॉर्मूला में लैंग्वेज बेस्ड आपका एक क्या कहते हैं पॉलिसी थी। पंजाबी तो लैंग्वेज होगी, पंजाबी क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि, हिंदी क्षेत्र में देवनागरी लिपि तय हुई थी आपकी, हिंदी वाला हो गया। इसके साथ साथ जो है ना लैंग्वेज का माध्यम की प्री नर्सरी स्कूल तक आपको क्या करना है, प्री नर्सरी स्कूल प्री यूनिवर्सिटी स्कूल तक हिंदी में हिंदी पढ़ाओ, पंजाबी में पंजाबी पढ़ाओ। प्राइवेट स्कूल जो है ना वो अपनी मनमर्जी कर ही लेंगे, लेकिन दूसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी वाले में पंजाबी पढ़ाना है, पंजाबी वाले में हिंदी पढ़ाना है। इसकी वजह से ये बहुत बदनाम हुआ, फेल हो गया था फॉर्मूला। लोगों ने बहुत विरोध किया, स्पेशली रोहतक और हिसार में इसका विरोध हुआ और ये फेल हो गया। इससे आगे होंगे चुनाव होंगे और चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक पढ़ेंगे यूनियनिस्ट पार्टी का चुनाव, फिर आम चुनाव, इनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज का सेशन कैसा लगा आपको ये मुझे जरूर बताना आप लोग। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना। साइंस का सेशन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, पर मैं वो रिकॉर्ड करके सेशन जो है ना अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा है और के साथ साथ इस आप लोग क्लास का पीडीएफ है वो भी आप लोग ले लेना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस क्लास का पीडीएफ भी क्लास के साथ ही। और याद करके आना, कल की क्लास में मैं आपसे सुनूंगा जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है किसी बच्चे का तो प्लीज मुझसे पूछ लो आप लोग। है किसी बच्चे का कोई डाउट या कन्फ्यूजन तो बताओ। समझ में आया आप लोगों को सभी को? बताओ। हम्म? ने बताया था आपको, भीमसेन सच्चर बताया था। भीमसेन सच्चर जो है ना सर, ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। और भीमसेन सच्चर के टाइम पीरियड में 1 अक्टूबर 1949 को एक फॉर्मूला लागू हुआ था और उस फॉर्मूला का नाम क्या था? सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। 1 अक्टूबर 1949 को एक नया फॉर्मूला लागू हुआ जिसका नाम है सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। इसका मतलब ये था कि पंजाब को अब दो क्षेत्रों में तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा तो तोड़ दिया इन्होंने, क्या कहा, एक हिस्से को कहा इन्होंने पंजाबी कह दिया और एक हिस्से को इन्होंने कह दिया हिंदी कह दिया। एक्चुअली ये भाषा के आधार पे दो हिस्सों में टूटा था। एक पंजाबी भाषी क्षेत्र के हिसाब से, एक हिंदी भाषी क्षेत्र के हिसाब से दो हिस्सों में टूटा था, जैसा कि आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था। हिंदी क्षेत्र कौन से थे सर? हिंदी क्षेत्र में रोहतक है, गुरुग्राम है, करनाल, कांगड़ा, हिसार, घग्गर नदी का जो साउथ वाला हिस्सा हो गया, अंबाला का जगाधरी और नारायणगढ़ हो गया। और जो रिमेनिंग बच गए थे वो कौन से थे? रिमेनिंग बच गए थे वो सारे पंजाबी थे आपके।
इन्होंने एक साथ के साथ में और क्या कहा था? और ये कहा था कि पंजाब के अंदर सरकारी भाषा मैंने आपको बताई थी कौन-सी होनी चाहिए? कहते हैं गुरुमुखी लिपि के अंदर होनी चाहिए पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में कौन-सी होनी चाहिए? हिंदी देवनागरी लिपि। के साथ-साथ कह दिया इस फ़ॉर्मूले के अनुसार हिंदी क्षेत्र में प्री यूनिवर्सिटी तक की क्लास है ना, वो हिंदी मीडियम में होगी और पंजाबी के अंदर ऐसे ही प्री यूनिवर्सिटी तक कौन से मीडियम में होगी? पंजाबी मीडियम में। प्राइवेट स्कूलों को कह दिया कि तुम तुम्हारी मनमर्जी के अनुसार जो मर्जी लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हो पढ़ा दो। इसके अलावा कहा कि दूसरी भाषा भी होगी, पंजाबी क्षेत्र में पहली तो पंजाबी है पर दूसरी हिंदी है, हिंदी क्षेत्र में पहली तो हिंदी है पर दूसरी क्या है? दूसरी पंजाबी होगी। इसी वजह से ही जो है ना ये हिंदी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ और इसी बदनामी के चलते हुए लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। स्पेशली हिसार और रोहतक में इसका गजब का विरोध चला था। सच्चर फॉर्मूला को बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया था और इस ये आखिरी में जाके असफल हो गया था आपका। इसी टाइम पीरियड में हमारे देश भर में सबसे पहले इलेक्शन होते हैं। ये कह सकते हो देश के आम चुनाव कह सकते हो आप लोग। 1951-52 का हम लोग देश का आम चुनाव पढ़ा करते हैं। 1951-52 का हम लोग देश के अंदर आम चुनाव की पढ़ते हैं। 1952 51-52 में देश में आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव हुए थे मतलब जैसे आज के टाइम पीरियड में आप इलेक्शन करते हो ना, इलेक्शन होते हैं जैसे हरियाणा में अभी 2024 के अंदर इलेक्शन हुए थे, 18वीं लोकसभा इलेक्शन के हुए थे या अभी 15वीं विधानसभा के इलेक्शन भी 2024 के अक्टूबर में हुए थे। तो ये जो आम चुनाव हुए हैं ये लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। ये पहली बार भारत में 51-52 से हुए हैं। हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल समेत टोटल 38 विधायक चुने गए थे। जो ये हिंदी क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो हिंदी क्षेत्र है ना आपका, जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं, इस हिंदी क्षेत्र से लगभग 38 विधायक टोटल जो है ना 38 एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो है ना ये चुने गए थे। और इनमें से एक देवीलाल चौधरी देवीलाल, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री भी ये बनने वाले हैं। तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पेंशन स्टार्ट की है, किसानों का लोन भी माफ किया है। ताऊ इनको कहते हैं, जननायक इनको कहते हैं, देवी रक्षक, देवी रूपक योजनाएँ इनके नाम की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं हरियाणा की राजनीति के लिए कहो आप लोग। हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का एक साइन किया गया ज्ञापन है, दिल्ली में उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री थे जेबी पंत थे, उनको सौंपा था। मतलब ये तो चुन गए थे, अब चुने हुए प्रतिनिधि है। तो एक तो मेन इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है देवीलाल जी का नाम। एक आपको नाम याद रखना है साथ में किसका सर? चरण सिंह का नाम याद रखना है। और ऐसे-ऐसे टोटल जो है ना हरियाणा और यूपी वाले जो क्षेत्र के टोटल विधायक 125 थे, ये सारे मिलके गए। उस समय गृह मंत्री जो है ना वो कौन थे सर? होम मिनिस्टर, जिनका नाम था जीबी पंत साहब था और इनको जाके एक ज्ञापन सौंपा है कि हमारी ये डिमांड है, हमारी इच्छा है कि हमारी इस बात को सुना जाए, समझा जाए और हिंदी भाषी क्षेत्र अलग हो, पंजाबी भाषी क्षेत्र अलग हो। तो इस डिमांड ऐसी डिमांड अकेला यूँ नहीं है कि हरियाणा ही कर रहा था, इस समय दक्षिण भारत में भी दंगे चल रहे थे। आपको याद होगा कि मद्रास जो है ना वहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे थे यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट इस लेवल के हो रहे थे कि वहाँ पे एक तो जान भी चली गई थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, भाषाई आधार पे गठित होने वाला भारत के पहले राज्यों में से एक नाम आंध्र प्रदेश का, तो आप पढ़ा करते हो। तो मद्रास मतलब तेलुगु और तमिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसीलिए भारत में क्या हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तैयार किया गया। अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये कब बना सर? सवाल ये आता है। तो ये बना था 29 दिसंबर 1953 को बना था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 29 ऑफ दिसंबर 1953 को बना था। और कोई राज्य एक्चुअली बन सकता है तो कैसे बन सकता है? भई आप किसी नए राज्य का गठन करते हो तो किस आधार पे करते हो? भई या तो आप लैंग्वेज के आधार पे कर सकते हो। भई लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक तबका होता है जो एक लैंग्वेज बोलता है, एक बड़ा तबका है जो दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो लैंग्वेज का आधार बन सकता है। दूसरा आधार क्या बन सकता है सर? दूसरा आधार बन सकता है यहाँ पे आपका एरिया का आधार बन सकता है। बहुत बड़ा एरिया हो तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक से नहीं चलेगा, तो फिर पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा। लैंग्वेज और कल्चर एक जैसे सा रिलेट कर लेते हैं क्योंकि कल्चर में कहीं न कहीं प्रभाव हमारा लैंग्वेज का भी तो रहता है।
तो सवाल ये है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, मतलब जो पहले ऑलरेडी स्टेट है, उनमें से उनको सेपरेट किया जाए कि कहीं अगर लैंग्वेज और कल्चर का कन्फ्लिक्ट है स्टेट के बीच में, या कोई ऐसा है कि बहुत बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उनको सेपरेट किया जाए। इसीलिए 29 दिसंबर 1953 को एक आपका आयोग बना है। ये आयोग जो बना है ना, इसके जो चेयरमैन थे, यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था सैयद फजल अली। और एक्चुअली ये सैयद फजल अली इसके हेड थे, मतलब इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आयोग का नाम भी हो गया फजल अली आयोग हो गया, इस आयोग का नाम भी यही रख दिया गया। तो सैयद फजल अली के सभापतित्व में आयोग का गठन हुआ था। और इसका नाम इसलिए ये आयोग फजल अली आयोग के नाम से जो है ना, ये पॉपुलर हो गया आपका। तो दैट्स व्हाई दिस कमीशन इज कॉल्ड द फजल अली कमीशन। तो इसी करके इसको फजल अली कमीशन के नाम से जो है ना हम लोग जाना करते हैं। ये बात को ध्यान रखना आप लोग। तो 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार पे राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली के स्वामित्व में जो है ना इसका गठन किया गया है। और इसी करके इसका नाम ही हमने रख दिया क्या? फजल अली आयोग इसका नाम रख दिया। ठीक है। अब फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आती है? अच्छा, एक छोटी सी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये फजल अली आयोग बना जो था ना, ये आपका 1955 के अंदर 1955 में है। अपने हरियाणा के अंदर आता है ये। अपने हरियाणा में आता है ये। और हरियाणा में कहाँ पे आता है सर? हरियाणा के अंदर आता है हमारे पास में रोहतक के अंदर आता है ये। हरियाणा के अंदर रोहतक में जो है ना, ये फजल अली आयोग आता है आपका। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो, फजल अली आयोग जो है ना सर, ये चौधरी देवीलाल ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग राज्य हरियाणा बनाने की मांग रखी थी। तो ये फजल अली आयोग है ना, इसके आगे हमने अपनी डिमांड रखी थी। उसमें से हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए चौधरी देवीलाल जी थे, और उन्होंने ये मांग रखी थी कि हाँ, एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। किस बेस पे बनना चाहिए? ये बनना चाहिए लैंग्वेज बेस पे, एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। इसने 30 दिसंबर 1955 को अपनी एक रिपोर्ट है वो पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन का कोई महत्व नहीं दिया गया था। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से हरियाणा और पंजाब दोनों को ही बहुत बड़ी निराशा मिली थी, क्योंकि ये दोनों राज्य इस पुनर्गठन आयोग के चलते हुए बिल्कुल नहीं बने थे। और फजल अली आयोग सबसे पहले हरियाणा में कहां पे आया था? रोहतक में आया था, 1955 में आया था। सवाल आपसे ये पूछा जाए, क्या हरियाणा फजल अली आयोग के चलते बना? नहीं। क्या पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, या मतलब पंजाब को दोबारा आपने ऑर्गेनाइज किया है, नया राज्य बनाया है, तो क्या ये फजल अली आयोग से बना? नहीं। पंजाब और हरियाणा दोनों को इसमें निराशा मिली है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग के आगे किसने अलग राज्य की मांग रखी? तो आपको चौधरी देवीलाल नाम याद रखना है। ठीक है। तो क्या सवाल आप लोग याद रखोगे? क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 1951-52 के हमारे भारत में पहले आम चुनाव होते हैं। और आम चुनाव जो हमारे भारत के अंदर होते हैं आपके, इन आम चुनाव के अंदर जो जीत के आए हैं, इन आम चुनाव के अंदर एक्चुअली जो जीत के आए हैं उनका नाम क्या है? तो इन आम चुनावों के अंदर जो जीत के आए, उनमें से हरियाणा क्षेत्र से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है चौधरी देवीलाल जी का है। साथ में और भी विधायक थे, 38 विधायक थे। चौधरी देवीलाल प्लस में जो है ना चरण सिंह जी का नाम आता है। प्लस में इनके साथ में उत्तर प्रदेश से टोटल ऐसे 125 जो विधायक थे, ये मिल के आपस में इन्होंने क्या किया था? अब उस समय के जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उनको, जिनका नाम था जीबी पंत साहब, उनको ज्ञापन सौंपा था। और किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा था? ये डिमांड इन्होंने रखी थी कि भाई बनना चाहिए, अलग राज्य बनना चाहिए, अलग राज्य की डिमांड। और इसी आधार पे कौन सा आयोग बना दिया गया? इसी आधार पे बना दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 29 ऑफ दिसंबर 1953 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन का नाम था सैयद फजल अली। और अगर आपसे पूछे सैयद फजल अली के नाम पे ये चेयरमैन थे, तो आप ये भी याद रखना कि इस आयोग का नाम भी आप क्या पढ़ते हो? फजल अली आयोग के नाम से ही इस आयोग को आप पढ़ते हो। तो ठीक है, इसी करके इसको आप लोग फजल अली आयोग के नाम से जान लेते हैं। इस आयोग की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर ये कब आता है? तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर 1955 में हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आया। इसके आगे अलग राज्य की डिमांड किसने रखी थी? चौधरी देवीलाल जी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग
के आगे मतलब चौधरी देवीलाल जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की जो आयोग के आगे अपनी डिमांड रखी थी सेपरेट स्टेट की। क्या अलग राज्य बना इसमें? बिल्कुल नहीं बना। अलग राज्य बना होता तो हम 1 नवंबर 1966 तक क्यों जाते? अलग राज्य तो नहीं बना है यहाँ पे अभी। अब अलग राज्य नहीं बना है तो इसी के चलते हुए जो है ना हमारे पास में एक फ़ॉर्मूला आता है आपके पास में यहाँ पे सर। तो अब हमारे पास में क्या रहेगा कि जो फ़ॉर्मूला है, जिस फ़ॉर्मूला का नाम क्या है सर? उस फ़ॉर्मूला का नाम है हमारे पास में रीजनल फ़ॉर्मूला। क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला के नाम से इसको हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान रखिएगा अब से पहले जो हमारे पास में जो आपका सच्चर फ़ॉर्मूला आया था, सच्चर फ़ॉर्मूला तो पास नहीं हुआ था। कुछ-कुछ वैसा-वैसा ही इसमें प्रभाव आपको दिखेगा। ये भी फ़ेल होगा देखना। क्यों फ़ेल होगा उसका कारण अभी आप समझ जाओगे अगले 2-5 मिनट के अंदर-अंदर। देखो सर, इसके अंदर सबसे पहली बात ये आती है हमारे पास में निकल के कि क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला है आपका ये लागू होने की इसकी जो तिथि है ना सर, वो कौन-सी है? तो इसकी लागू होने की तिथि ये तो है 24 जुलाई 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब में क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला लागू हुआ था। ऑन द 24th ऑफ जुलाई 1956 को रीजनल फ़ॉर्मूला जो है ना ये इम्प्लीमेंट होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते हुए। संविधान संशोधन में 7वां संविधान संशोधन था, उसके चलते हुए क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को लागू होता है। इसके चलते हुए पंजाब राज्य को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया गया। भई पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें 2 भाषाएँ हैं, हिंदी और पंजाबी 2 भाषा है। तो हिंदी और पंजाबी राज्य की सरकारी भाषा है, उनको अडॉप्ट किया गया, मान भी लिया गया इनको। और क्या किया गया हरियाणा राज्य को जो ना 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। एक हिस्सा बाँट दिया गया कौन-सा? एक हिस्सा बाँट दिया गया हिंदी का और एक हिस्सा कौन-सा बाँटा गया सर? एक हिस्सा जो है ना बाँटा गया किसका? ये पंजाबी का बाँटा गया। ये 2 क्षेत्र बाँट दिए गए अलग। हिंदी को उस समय वैसे लीड करने वाले मुख्य रूप से बलवंत तायल जी थे, ठीक है ना? उस समय मुख्य रूप से इसको लीड करने वाले थे बलवंत तायल। बलवंत तायल जी थे लीड करने वाले और पंजाबी को मुख्य रूप से लीड करने वाले जो थे ना, उनका नाम आपको याद रखना है मास्टर तारा सिंह थे, ठीक है ना? उनका नाम था मास्टर तारा। मास्टर तारा सिंह जो है ना, ये पंजाबी को लीड करने वाले मुख्य थे उसमें। तो हिंदी को लीड करने वाले थे बलवंत तायल जी, पंजाबी को लीड करने वाले थे मास्टर तारा सिंह थे और राज्य को 2 क्षेत्रों में बाँटा था, एक था पंजाबी थे क्षेत्र था और एक था आपका हिंदी क्षेत्र था। अब क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला जो ना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था? वो एक्चुअली काम कैसे करता था रीजनल फ़ॉर्मूला? रीजनल फ़ॉर्मूला काम करने के लिए इसमें ना 3 आपको समझने पड़ेंगे हिस्से। सबसे पहले तो आपको इसकी रीजनल कमेटी समझनी होगी। एक आपको समझना होगा कि अगर कोई कानून बनाते तो इनकी प्रोसेस क्या थी? एक आपको समझना होगा कि इनका जो शेयर्ड सिस्टम था वो क्या था? देखो रीजनल कमेटी का मतलब है कि हर एक क्षेत्र की व्यवस्था के लिए एक इन्होंने कमेटी बना दी। जैसे मैंने क्या कहा था 2 एरिया बनाए हैं आपने। एक एरिया आपने बनाया है जिसका नाम क्या कहा है? एक एरिया का नाम आपने कहा है कि पंजाबी क्षेत्र है। एक एरिया का नाम आपने क्या कहा है? एक एरिया का नाम आपने कहा है हिंदी क्षेत्र है। तो पंजाबी क्षेत्र में जो पंजाबी क्षेत्र से आने वाले विधायक हैं मतलब जो एमएलए हैं, उन एमएलए को मिला के एक कमेटी बना दी। हिंदी क्षेत्र में इन्होंने एक कमेटी बना दी, यहाँ के एमएलए को मिला के इन्होंने एक कमेटी बना दी। तो मतलब पंजाबी क्षेत्र की एक कमेटी बन गई, हिंदी क्षेत्र की एक कमेटी बन गई, दोनों की अलग-अलग कमेटी बन गई है इस क्षेत्र की व्यवस्था के लिए। मतलब यही हुआ कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट के लिए इस इलाके की यहाँ एमएलए को मिला के और एक कमेटी बना दी गई दोनों के अंदर। ठीक है, पहला काम हुआ। दूसरा काम है कि कानून बनाना है अब हमें, मतलब लॉ फॉर्मेशन होगा। तो वो कैसे होगा? दोनों की जो कमेटियां हैं आपकी, हर एक क्षेत्र के जो भी सब्जेक्ट होंगे, उसमें कानून बनाने से पहले क्षेत्रीय कमेटी की सलाह लेना जरूरी है। कानून तो राज्य में बनेगा, राज्य में 2 कमेटियां हैं, तो आप यूं सोचो कि ये पूरा राज्य है, पूरे राज्य के अंदर 2 कमेटी है। कानून तो राज्य ही बना सकता है, ठीक है, लेकिन कानून बनेगा तो दोनों के ऊपर ही लागू होगा। पर उससे पहले यहाँ हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी वालों से पूछना होगा, इनसे सलाह-मशवरा लेना होगा कि ये कानून हम फला-फला टॉपिक पे लेके आ रहे हैं। इसकी सहमति भी ज़रूरी होगी, एक प्रकार का एक टाइप का बेसिक कंसेंट भी होगा आपका। तो इट वाज़ मेड मैंडेटरी टू टेक द एडवाइस ऑफ मैंडेटरी एडवाइस है आपकी रीजनल कमिटी बिफोर मेकिंग लॉ रिगार्डिंग ईच रीजन। कुछ रीज़न से आपको कोई कमेटी कोई भी बनाना है कानून तो पहले तो पूछोगे ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आपको पढ़ाना है तो आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछूँगा तो सही ना कि आप लोग जो है ना किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो?
कौन से एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तभी तो मैं आप लोगों को क्लास दे पाऊंगा। तो वही तो चीज इन्होंने की थी, मतलब लॉ मेकिंग फॉर्मेशन से बनाने से पहले कमेटियों से पूछना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ सर, शेयर्ड सिस्टम, दोनों क्षेत्रों की सांझी विधानसभा होगी और सांझा ही उनका गवर्नर होगा। मतलब यह कि इट वाज डिसाइडेड दैट बोथ रीजन वुड हैव अ शेयर्ड असेंबली एंड अ शेयर्ड गवर्नर। गवर्नर दोनों का अलग अलग नहीं हुआ, कमेटियां दो क्षेत्र अलग अलग हो गए, क्षेत्र को चला अलग अलग रहे हैं, लेकिन दोनों के ऊपर एक ही कौन होगा, एक ही गवर्नर होगा, एक ही इनकी विधानसभा होगी। कानून बनाते समय इनसे पूछ लेंगे हम लोग, और बाकी ये अपने अपने क्षेत्र को मैनेज करने के लिए कमेटी है। इस कमेटी में है कौन, इस कमेटी में विधायक लोग ही हैं एक्चुअली। अब इसमें और भी कुछ चीजें थी, जैसे इसके अंदर एक आपकी चीजें थी कि प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक जातियों की पूरी सुरक्षा और व्यवस्था का आश्वासन मिला। मतलब क्या है कि आपको पता है कि हिंदी क्षेत्र है तो उसमें भी कुछ तो माइनॉरिटी लोग होंगे, पंजाबी है तो उसमें भी माइनॉरिटी ही रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया था, एश्योरेंस किया था क्या, सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ ईच रीजन। हर एक रीजन के अंदर जो है ना, सिक्योरिटी कंसर्न रखना इनके लिए बहुत जरूरी था। तो हर एक क्षेत्र की अल्पसंख्यक जातियों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था का जो है ना, इन्होंने आश्वासन दिया था। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। केंद्र सरकार ने दोनों भाषाओं की उन्नति के लिए सहयोग का भी कहा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप दो कमेटी भले ही बना लो, दो क्षेत्र भले ही बन गए, इन दोनों लैंग्वेज का इक्वली हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। वहां के लोगों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो पर्सन है उनके भी विकास के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। ये फॉर्मूला आते ही पंजाब सरकार ने तुरंत एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसका काम राज्य के दोनों दो क्षेत्र जो है ना, वो दो क्षेत्रों में बांटना था वैसे। मतलब कह सकते हो आप लोग, जैसे ये फॉर्मूला की घोषणा हुई थी, तो इस घोषणा को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना था। तो इसी करके ना एक 6 सदस्यीय की कमेटी बनी थी, और ये कमेटी का काम था कि दो हिस्सों में बांट दिया जाए। इस कमेटी ने भाषा आधार पे पंजाबी और हिंदी क्षेत्र है उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंस बना दिया। हिंदी और पंजाबी क्षेत्र थे कौन-कौन से सर? तो हिंदी क्षेत्र में इन्होंने रखा हिसार को, रोहतक को, गुरुग्राम को, करनाल को, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, ये इकट्ठा ही आ गया इसमें। महेंद्रगढ़ आ गया, कोहिस्तान जो आज पटियाला में पड़ता है, संगरूर है, संगरूर के क्षेत्र में जींद, नरवाना ये तहसील आती थी, शिमला और कांगड़ा भी आते थे। आप ये मत सोचना कि ये अब आज पंजाब का है, हिमाचल का है। उस समय का ये क्षेत्र जो है ना, सारा हिंदी क्षेत्र कहलाता था। रिमेनिंग जो बच गया वैसे तो वो पंजाबी ही है। जैसे कि पंजाबी क्षेत्र कौन से थे, होशियारपुर हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया, अमृतसर है, गुरदासपुर है। अंबाला के अंदर आते थे रोपड़ और खरड़ तहसील। अंबाला की जगाधरी नारायणगढ़ है वो हिंदी की है, अंबाला की रोपड़ और खरड़ जो है ना, ये पंजाब की है। अब इसमें ये पजल होने वाली बात थी, इसलिए दोनों जगह पे मैंने आपको बताई है। कहीं सोचो अंबाला पूरा ही हिंदी था, क्योंकि ये अंबाला आज हरियाणा में, तो लगता है यार हिंदी का ही होगा, नहीं। अंबाला की जगाधरी, नारायणगढ़ और अंबाला तहसील खुद जो थी ना, वो थी आपकी हिंदी में। लेकिन इसी के अंदर एक रोपड़ और खरड़ तहसील आती थी, वो एक्चुअली थी पंजाबी की। और इसी करके खरड़ और चंडीगढ़ जो ना, इसको यूनियन टेरिटरी आगे जाके एस दत्त आएंगे एक जैसी सा कमेटी में, उन्होंने मना कर दिया था कि हिंदी में नहीं मिलना चाहिए ये। इसके अलावा पटियाला हो गया, बरनाला हो गया जो आज संगरूर में है, बठिंडा, कपूरथला, फतेहाबाद साहिब जो आज पटियाला जिले में आता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये वाला। संगरूर के अंदर जो सुनाम और संगरूर तहसील है, संगरूर के अंदर जो जींद नरवाना है, ये तो हिंदी वाले में थी, लेकिन जो सुनाम और संगरूर है ना, ये पंजाबी के अंदर आती थी। ऐसे बांट दिए गए अलग आपके। तो इस हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष मैंने अभी अभी बताया कौन थे सर, उनका नाम था बलवंत राय तायल, या बलवंत तायल कह दीजिएगा। खरड़ तहसील के कालका थाने का क्षेत्र, चंडी मंदिर की जेल और मुबारकपुर के 17 गांव जो कि नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में ही होंगे। एक फैक्ट और भी था ये वाला। क्या फैक्ट था आपका सर? फैक्ट आपके पास में ये था कि जो खरड़ तहसील है, इस खरड़ तहसील की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इस खरड़ तहसील के अंदर जो खरड़ तहसील का कालका थाने का क्षेत्र है, चंडी मंदिर की जेल, मुबारकपुर के 17 गांव, ये नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में ही होंगे। मतलब इस वाले क्षेत्र के अंदर ही होंगे और हिंदी क्षेत्र के ही हिस्से में रहेंगे। ये हिंदी और पंजाबी के दो एरिया बट गए। अब ये काम कैसे करेगा फॉर्मूला सर? मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूं इस रीजनल फॉर्मूले की मैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन से साल में हुआ था सर? ये हुआ था 1956 में हुआ था, यानी कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन। इसके होने के बाद में राष्ट्रपति जी की परमिशन से 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने ये क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया था। सो तो मैंने अभी आपको बताया था।
तो इंडिया का 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 को 24 जुलाई 1956 के दिन, ठीक है ना? आज संयोगवश कितनी तारीख है? आज भी 24 नहीं, आज 23 तारीख है ना, 24 नहीं है। 23 तारीख है, संयोग तो लोग कल संयोग बैठे था इसका, ठीक है? ये टॉपिक कल होता तो कल संयोग बैठ जाता 24 जुलाई, पर चलो ख़ैर कोई बात नहीं। पर ते 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने उक्त क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला जो है ना उसको लागू किया था। मतलब क्षेत्रीय फ़ॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को 7वां संविधान संशोधन 1956 को जो है ना ये लागू हुआ है। एक बात हुई। दूसरी बात है कि 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बन गए थे? 1957 में पंजाब के सीएम बने थे जिनका नाम था प्रताप कैरो सिंह। बहुत उग्र स्वभाव के मुख्यमंत्री बोले जाते हैं ये। इन्होंने ही जो है बेसिकली जो उस समय के लिए डिमांड कर रहे थे या जो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन सबको धरना स्थल से उठाया था और कोई हिंदी, पंजाबी कहते कुछ नहीं चलेगा, जो एक ही राज्य चलेगा। कहते ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि तुमने एक राज्य में 2 धड़े बना लिए, एक कह रहा है बलवंत राय जी चलाएँगे, एक कह रहे हैं चलाएँगे कौन मास्टर तारा सिंह जी चलाएँगे। तुम कौन हो? भई एक राज्य में तुम ऐसे अलग-अलग थोड़ी ना होता है, इसलिए लगभग इन्होंने जो है ना इसी को हटाया था और 1956 में पेप्सू का पंजाब में विलय कर दिया गया था। ये पेप्सू समझाता हूँ अभी मैं और इसके अलावा जो है ना इन्होंने योजना को पूरी तरीके से सफल होने के अवसर दिए नहीं थे। इन्होंने प्रताप कैरो सिंह ने। अभी मैंने कहा था ना इन्होंने जो भी दंगा वगैरह कर रहे मतलब उस समय धरना कर रहे थे। दंगाई लोग कम थे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं किया, पर ज़्यादातर लोग जो है ना इसके अंदर धरना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो जो लोग भी डिमांड इनकी थी, उस डिमांड को पूरा नहीं किया था या उस कह सकते हैं उसका हेल्प नहीं किया था पूरा करने में। क्षेत्रीय कमेटी की जो पावर थी या जो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दी, उनकी कार्य स्वतंत्रता न के बराबर थी। जैसे क्षेत्रीय समितियों से कानून बनाने से पहले पूछा जाएगा ना कि कानून बनाना है तो इनका मैंडेटरी कंसेंट चाहिएगा, ऐसा उनके पास पावर रखी ही नहीं। अब बताओ आप कोई भी क्षेत्र है उसके अंदर डेवलपमेंट करना है आपको, डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, कानून की कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, आपकी अलग और भी चीज़ें होती है। तो इसमें आता है बेसिकली कि कानून बनाने से पहले आपसे जब कंसेंट ही नहीं लिया जा रहा तो फिर काहे की कमेटी है आपके पास में यहाँ पे, है ना? तो ये भी आता है आपके पास में। हाँ जी, बच्चा पेप्सू लिखा होता है, वो पेप्सू भी बताते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्रीय योजना जो है ना असफल हो गई थी। ओवरऑल रिजल्ट ये निकला था। भई आप ये सोचो कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? और आपको मैं पढ़ाते समय आप लोग पढ़ रहे हो और आपको मैं कहूँ कि मैं आपको नोट्स नहीं दूँगा, मैं आपको पीडीएफ नहीं दूँगा, मैं आपको कंटेंट भी नहीं दूँगा, ठीक है ना? और फिर आप कहोगे सर क्या पढ़ाना हुआ ये तो? पर उस मैंने कह दिया कि बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी क्लास में आया, हर रोज़ आपको मैंने ज़बरदस्ती बाँध के रख भी दिया, आपके हर रोज़ कुछ-कुछ घंटे भी खराब कर लिए और उसके बाद में ना आपको कोई कंटेंट दिया, ना आपको पढ़ाया, ना पीडीएफ दिया, ना नोट्स थे, कुछ नहीं दिया। इससे बताओ क्या आपका पेपर पास होगा? सर कैसे ही पेपर पास होगा? पढ़ाया तो आपने है नहीं, ना खुद पढ़ाया, ना पढ़ने दिया हमें। तो बस वही बात है कि फ़ॉर्मूला तो लागू हो गया था, लेकिन फ़ॉर्मूला को लागू करवाने के लिए जो हेल्प चाहिए थी, जो क्षेत्रीय कमेटियाँ बनी थी, उन कमेटियों से कानून बनाते समय कंसेंट की ज़रूरत थी। अपने-अपने क्षेत्र के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी बेसिकली आगे लेके जाना था। दोनों लैंग्वेज का इक्वली डेवलपमेंट करना था, पर यहाँ पंजाबी का डेवलपमेंट तो हो रहा है पर हिंदी का डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही थी। ओवरऑल देखा जाए ये तो फॉर्मूला आपका ये भी फेल हो गया। सच्चर फॉर्मूला फेल हो गया। ये फॉर्मूला क्षेत्रीय फॉर्मूला फेल हो गया सर। पेप्सू की बात मैंने की है। नाउ व्हाट इज़ पेप्सू सर? पेप्सू का पूरा नाम होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से जाना करते हैं हम लोग। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? पेप्सू संघ की 8 रियासतों का संघ था। मतलब इसके अंदर टोटल क्या थी? यूनियन ऑफ 8 प्रिंसली स्टेट, छोटे-छोटे जो रियासतें थी, ऐसे 8 मिलके एक पेप्सू बना था। विच इज इंक्लूडेड, जिनमें क्या क्या थी? एक इनमें पटियाला, एक जींद, एक नाभा, एक कपूरथला, एक मलेरकोटला, एक फरीदकोट, एक कलसिया, एक नालागढ़। ये रियासतें मिल के एक बना रही थी पेप्सू। मतलब एक ग्रुप हो गया समझ लो। जैसे एग्जांपल से होता है ना कि हम लोगों ने एक क्लास स्टार्ट की है, क्लास का नाम रख दिया हम लोगों ने, एक नाम मान लो टॉपर बैच हमने नाम रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत सारे बच्चे तो हैं और ओवरऑल नाम रख दिया कि ये बच्चे किस बैच के होंगे, ये टॉपर बैच के बच्चे होंगे, ठीक है ना? ये इस द्रोणाचार्य बैच के बच्चे होंगे, ये संकल्प बैच के बच्चे होंगे, ऐसे नाम रख देते हैं आप अलग-अलग। तो ऐसे ही समझिएगा कि पेप्सू संघ की जो 8 रियासतें हैं, ये 8 रियासतों का एक संघ था
और उसका नाम पेप्सू था। पेप्सू का पूरा नाम क्या है सर? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है। और इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड था? इसमें पटियाला भी है, जींद भी है, नाभा भी है, कपूरथला भी है, मलेरकोटला है, फरीदकोट है, कलसिया है और नालागढ़ है आपका। ये रियासतें सारी इसके अंदर शामिल है। ये कब बना था सर? ये बना था 15 जुलाई 1948 को बना था। इसको पंजाब में फिर कब मिला दिया गया सर? तो इसको 1 नवंबर 1956 को पेप्सू का पंजाब में विलय कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि मर्जर विद पंजाब, तो 1 ऑफ नवंबर 1956 एंड इनॉग्रेशन या ये बना कब था? 15 ऑफ जुलाई 1948 को बना था। 48 से 56 के बीच में जो है ना ये पेप्सू रहा था। इसका कैपिटल पूछ लिया जाए तो आप कह देना इट्स पटियाला। पटियाला जो है ना इसका कैपिटल था। अच्छा, इस पेप्सू में अपने हरियाणा के कौन-कौन से रीजन आते थे? पेप्सू में हरियाणा का कौन-कौन सा क्षेत्र आता था? तो पेप्सू के अंदर आता था हरियाणा का जींद जिला, पेप्सू में हरियाणा का नारनौल, पेप्सू में हरियाणा का लोहारू जो आज भिवानी का है, ये महेंद्रगढ़ का है, चरखी दादरी आज एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल में है। तो आपसे पूछा जाए कि पेप्सू जो है ना ये आपका 8 प्रिंसली स्टेट का ग्रुप था जिसमें पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, कलसिया, नालागढ़ ये रियासतें शामिल थी। लेकिन इसमें से अगर आपसे कहा जाए हरियाणा का आज जो कौन सा वर्तमान क्षेत्र आता है, तो जींद बताना है, महेंद्रगढ़ बताना है, नारनौल बताना है, लोहारू बताना है आपको। लोहारू भिवानी का क्षेत्र है, ये महेंद्रगढ़ नारनौल मतलब वही है एक्चुअली, पर नारनौल आज इसका हेडक्वार्टर वहीं पे ही है। इसके अलावा चरखी दादरी भी है। लोहारू भिवानी का है, चरखी दादरी भिवानी में से ही कट के 2016 में अलग निकला था। तो मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना, लिंक बना के याद रखना है कि भाई महेंद्रगढ़ नारनौल तो एक ही बात है। मतलब महेंद्रगढ़ में ही नारनौल पड़ता है, पर महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल में है। हरियाणा के 23 जिलों में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर जो है ना उसके खुद के जिले में ना होकर दूसरे जिले के अंदर आता है आपका। और लोहारू है, ये भिवानी का हिस्सा है। इसके अलावा चरखी दादरी है, ये भी भिवानी से अलग होके बना था आपका। और जींद डिस्ट्रिक्ट एक है ही आपका जो हरियाणा का हृदय कहलाता है। ये पेप्सू में हरियाणा रीजन इंक्लूडेड इन पेप्सू, हरियाणा के वो क्षेत्र जो पेप्सू में इंक्लूडेड है। अब बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की। एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट भी है कि 1948 की बात है। 1948 में महेंद्रगढ़ को पेप्सू में जिला बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर नारनौल बनाया था। सो कि आज भी चल ही रहा है वो आपका। तो अगर ये पूछा जाए कि महेंद्रगढ़ को जो है वो किस में जिला बनाया गया था, कौन से साल में, तो एक सेपरेट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो आपका पेप्सू है, इस पेप्सू के अंदर महेंद्रगढ़ को 1948 के अंदर जिला बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका फिर क्या बना दिया इन्होंने? हेडक्वार्टर इसका नारनौल बना दिया। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात में से, इसको टैग कर लेते हैं हम लोग। पेप्सू का जिला महेंद्रगढ़ तब पंजाब का 19वां जिला बना था और हरियाणा क्षेत्र का यह छठा जिला बना था उस समय। यूं तो आप लोग 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय 7 जिले पढ़ते हैं और उन 7 जिलों में से एक नाम आप लोग महेंद्रगढ़ का भी पढ़ते हैं। लेकिन बात मैं कर रहा हूं कब की? 1948 की बात कर रहा हूं। जब तो क्या है, जब हरियाणा तो नहीं बना, तब तो हम नए नए आजाद ही हुए हैं। वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 ऑफ अगस्त 1947। आजादी हमने 15 अगस्त 1947 को ली है। तो इसका मतलब है कि पेप्सू जो है ना ये महेंद्रगढ़ का पेप्सू का ये महेंद्रगढ़ जिला जो है ना ये पंजाब का 19वां जिला, हरियाणा क्षेत्र का उस समय ये छठवां जिला बना था आपका। गजब की बातें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्या याद रखना है? पेप्सू का पूरा नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। एग्जाम में पूछा जाएगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू जो है ना सर 8 रियासतों का संघ था। इसमें पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, कलसिया, नाबागढ़ ये जो रियासतें थी आपकी इसके अंदर शामिल। पटियाला इसकी कैपिटल थी। 15 जुलाई 1948 को बना था। 1 नवंबर 1956 को जो है ना ये किसमें मिल गया? पंजाब में। हरियाणा कब बना है? 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा बनने से लगभग 10 साल पहले जो है ना ये किसमें मर्ज हो गया था? ये पंजाब में ही मर्ज हो गया था। उसके बाद में पेप्सू में हरियाणा के कौन से शामिल थे? जींद शामिल था, महेंद्रगढ़ शामिल था, नारनौल शामिल था। इसके अलावा आपका इसमें लोहारू शामिल था और इसमें चरखी दादरी शामिल था। महेंद्रगढ़ को इन्होंने जिला कब बनाया? 1948 में। ये पंजाब का कौन सा जिला था उस समय? तो ये 19वां। हरियाणा का कौन सा बना था? ये छठवां जिला बना था आपका। हेडक्वार्टर इसका नारनौल में ही था। अब आते हैं प्रोफेसर शेर सिंह प्रताप। प्रोफेसर शेर सिंह प्रताप सिंह कैरो पूरा नाम था। ये मुख्यमंत्री भी थे और के साथ-साथ जो है ना स्टार्ट ये डेप्यूटी सीएम के रूप में भी काम किया था इन्होंने। 1957 में हिंदी बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता थे, आपके ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना?
मुख्य नेता शेर सिंह प्रताप सिंह कैरो ये डेप्यूटी सीएम थे और 1957 के अंदर एक हिंदी बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता। इसमें से करंट अफेयर भी है, ध्यान से सुनना आप लोग। प्रोफेसर शेर सिंह ने हिंदी बचाओ आंदोलन के समर्थन में अपने डेप्यूटी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आप सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आपने ये सुना होगा कि जब हरियाणा में किसान मतलब पंजाब हरियाणा के लोगों ने किसान आंदोलन किया था पिछले सालों में और उस किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन देते हुए जो है ना कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया था। जैसे एक नाम आपको याद होगा तो अभय चौटाला का नाम याद होगा। एलनाबाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं समर्थन कर रहा हूँ किसानों का। ऐसे और भी पंजाब के अंदर भी जो है ना विधायकों ने इस्तीफा दिया था कि भाई हम लोग सरकार का जो है ना सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये अपना इस्तीफा देके और हम जनता के साथ में एक आम नागरिक बन के खड़े हैं। जब सरकार हमारी बातें ही नहीं सुन रहे हैं, तो हम जनप्रतिनिधि ही किस रूप के हैं? हमारी बातें या तो सुनो या फिर हम जनप्रतिनिधि से इस्तीफा दे रहे हैं। ये ऐसा विरोध प्रदर्शन किया। ये डेप्यूटी सीएम थे, हिंदी बचाने की बातें चल रही थी और हिंदी बचाने के लिए क्या चाहिए था? चाहिए था एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। पर सेपरेट स्टेट बनाया नहीं जा रहा है तो फिर हम सरकार में रहें ही क्यों? किस प्रकार के नुमाइंदे हैं फिर हम लोग? तो फिर सरकार के पद से हम इस्तीफा दे देते हैं। तो मतलब इन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह ने क्या किया? हिंदी बचाओ आंदोलन के समर्थन में अपनी डेप्यूटी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये हुआ इंपॉर्टेंट काम। इसके अलावा ये बेरी झज्जर से संबंध रखते थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी आएँगे, ये भी बेरी झज्जर से मिलेंगे आपको। ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? बेरी झज्जर से संबंध रखते हैं ये। प्रोफेसर शेर सिंह संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र से डेप्यूटी सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे। संयुक्त पंजाब का मतलब क्या है सर? ये जो आपका पूरा पंजाब का क्षेत्र है ना, संयुक्त पंजाब का क्षेत्र है और इस संयुक्त पंजाब के अंदर से जो आते हैं डेप्यूटी सीएम, इसमें अब आज हरियाणा कह दो, पंजाब कह दो, पर इसमें से डेप्यूटी सीएम बनने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे आपके प्रोफेसर शेर सिंह संयुक्त पंजाब के। मतलब प्रोफेसर शेर सिंह वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द हरियाणा रीजन टू बिकम डेप्यूटी सीएम इन यूनाइटेड पंजाब। एक संयुक्त पंजाब के एक में यही आते थे। अच्छा, बाद में प्रोफेसर शेर सिंह इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी बने थे हालांकि, लेकिन हाँ, इन्होंने इस्तीफा दिया था तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था इनका। क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सर? इनका योगदान क्या-क्या है? तो इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति का रूप में इनका नाम आता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि जो हमारे पास में सेंटर का कैबिनेट था, यूनियन कैबिनेट था, उस कैबिनेट से हरियाणा रीजन से शामिल होने वाले पहले पर्सन कौन थे? हरियाणा रीजन से शामिल होने वाले सबसे पहले पर्सन जो थे ना, वो थे प्रोफेसर शेर सिंह। एक तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये आता है। अगली बात चंडीगढ़ हरियाणा को दिए जाने के राजनीतिक मसले का समाधान न होते देख के प्रोफेसर शेर सिंह ने 10 अक्टूबर 1974 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बड़े एक्टिव नेता थे ये, ठीक है ना? आपको ये पता है कि चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। भी इसमें दोनों के पक्ष के बीच में लड़ाई थी। चंडीगढ़ पंजाब कह रहा है कि चंडीगढ़ मेरा है, हरियाणा कहता है चंडीगढ़ मेरा है। केंद्र सरकार ने कहा है ना तेरा, ना तेरा, ये तो मेरा हाता है। बिना तो तेरा है, ना तेरा है, ना पंजाब का है, ना हरियाणा का, ये तो मेरा मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और जब ये पक्ष जो है हरियाणा की तरफ नहीं आता दिख रहा था, उस समय ये कैबिनेट मंत्री थे। अभी मैंने आपको जैसा कि कहा, इन्होंने 1974 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पहले डेप्यूटी सीएम के संयुक्त पंजाब में इस्तीफा दे रहे थे। अब अलग से क्षेत्र बन तो गया है 74 तक हरियाणा तो, लेकिन हरियाणा का हक नहीं मिल रहा, तो लो चलो इस्तीफा दे दिया। मतलब सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे थे। एक हिंदी आंदोलन पूछ लेते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था? हिंदी आंदोलन याद रखना इन द ईयर ऑफ 1957 में स्टार्ट हुआ था ये। हिंदी आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो संयुक्त पंजाब में हिंदी भाषा की जो अनदेखी हो रही थी ना, इसी के लिए ही 1957 में हिंदी बचाओ रक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। हिंदी भाषा की जो अनदेखी हो रही थी, इसी करके ही क्या किया गया सर, इसी के लिए ही हिंदी बचाओ रक्षा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इन द ईयर ऑफ 1957 के अंदर स्टार्ट किया गया था इसको। तो 1957 में इसको जब हिंदी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से कौन नेता थे? प्रोफेसर शेर सिंह जो है ना, इसके प्रमुख नेताओं में से एक नेता थे। मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना, यह योजना हरियाणा सरकार ने 2017 में स्टार्ट की थी, इन्हीं के लिए ही।
और मैं बता देता हूँ कि इस आंदोलन के चलते हुए 1957 के सत्याग्रहियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन सरकार देती थी। इनको अभी हाल ही में जुलाई 2024 से हरियाणा सरकार ने बढ़ा के कितना कर दिया? 20,000 कर दिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपका। मतलब क्या है कि इस आंदोलन के अंदर जिन-जिन के परिवारों ने हिस्सा लिया था, आज उनके परिवारों को पेंशन मिल रही है। कितना मिल रही है आज? 20,000 रुपए मंथली पेंशन मिल रही है। इसका नाम है मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना है, ये ध्यान रखना। मातृभाषा पेंशन योजना या सत्याग्रही पेंशन योजना है आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1957 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में या मुख्य प्रमुख नेता कौन थे? प्रोफेसर शेर सिंह थे इसके अंदर। ये आंदोलन जो है ना किस लिए स्टार्ट हुआ था? ताकि हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं मतलब हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो पंजाबी लोग हैं ना या पंजाब का लोग है ना वो इस भाषा की अनदेखी ना कर सके, इस भाषा का विकास की अनदेखी ना कर सके। इस लैंग्वेज को भी या इस लैंग्वेज के क्षेत्र को जो है ना बेसिकली डेवलप किया जा सके, इसलिए हिंदी बचाना था। ओवरऑल तो टारगेट यही था कि अलग राज्य बना दो भैया, अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगा। एक मास्टर तारा सिंह जो है ना, इनका इस मोमेंट में बेसिकली क्या योगदान था? तो मास्टर तारा सिंह की बात मैंने ये की थी आपके आगे कि ये एक्चुअली वो पर्सन है जिन्होंने 1948 में एक अजीत नामक समाचार पत्र में पंजाबी सूबा शब्द जो है ना छपा है। और पंजाबी सूबा शब्द जो है ना इसका मतलब ये है, एक सेपरेट हरियाणा बनाने की इन्होंने मांग की है, डिमांड की है। तो बात यूं आई है बच्चा कि 1960 में मास्टर तारा सिंह के द्वारा पंजाबी सूबे के लिए एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन स्टार्ट किए गए। एक्चुअली जन व्यापक थे, एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट है, इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। सरकार ने मास्टर तारा सिंह को जेल में डाल दिया था इसके लिए, जिसके कारण पंजाबी सूबा आंदोलन और तेजी से बढ़ गया था। अब जैसे सरकार ने सोनम वांगचुक को थोड़े टाइम पहले ही उठाया था, तो उसके बाद में आप लोगों ने देखा था ना किस तरीके से बच्चे जो है ना एकदम उमड़ के आए थे। और मतलब एक रोष प्रदर्शन और लेवल का बढ़ गया। बस वैसे-वैसे ही जो है ना आपका पंजाबी सूबा आंदोलन और तेज़ी से हो गया। इसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी संत फतेह सिंह ने अपने कंधों पे ले ली। जैसे ही तारा सिंह जेल में गए थे, संत फतेह सिंह जो है ना वो कहते कि इस आंदोलन को आगे लीड करने वाला हूँ मैं अब। और संत फतेह सिंह इसके बाद में बैठ गए आमरण अनशन पे। आमरण अनशन पे बैठ गए, ठीक है ना? तो अब हमारे पास में जो है ना नहीं पेंशन मिल रही है। तो संत फतेह सिंह जो है ना आमरण अनशन पे बैठ गए और आमरण अनशन पे बैठने के बाद में जो है ना ये थोड़ी डिमांड और भी तेजी से बढ़ी कि हाँ अलग राज्य बनना चाहिए अब तो भाई। संत फतेह सिंह की लोकप्रियता मास्टर तारा सिंह से भी ज्यादा थी। मतलब जितना लोग फॉलो कर रहे थे मास्टर तारा सिंह को, उनसे भी ज्यादा फॉलो करने लग गए। किनको? संत फतेह सिंह को भी फॉलो करने लग गए। अब मास्टर तारा सिंह की बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी क्या थी? उनका बेसिकली मास्टर प्लान जो है ना वो क्या था? तो सरकार ने एक रणनीति के तहत मास्टर तारा सिंह को जेल से रिहा किया था। और रिहा क्या किया था सर? जिससे आंदोलन थोड़ा कमजोर भी पड़ा। रणनीति ये थी कि मास्टर तारा सिंह को ये मतलब उनसे ये कहलवाना था कि संत फतेह सिंह का जो अनशन है ना वो आप समाप्त करवा दो और खुद अनशन पे बैठ जाओ। इनकी एक रणनीति थी ये। मास्टर तारा सिंह अनशन पे बैठ गए थे, तो उनको इसी रणनीति, इसी स्ट्रैटेजी के चलते जेल से तो रिहा किया गया, उनका अनशन तुड़वाओ। उन्होंने कहा कि भई आप मेरे मेरे जेल में जाने के बाद में अनशन पे बैठे थे, अब आप अनशन खत्म करो, आपकी जगह पे मैं अनशन पे बैठा हूँ। कुछ दिनों के बाद मास्टर तारा सिंह ने क्या किया, उस जगह से अनशन तोड़ के खुद भी उठ के आ गए। आप ये सोचो ये क्या हुआ है सर? ये ऐसा हुआ कि एक जगह पे मास्टर तारा सिंह अनशन पे बैठे थे। मास्टर तारा सिंह अनशन पे बैठे थे। जैसे ही अनशन पे बैठे, किस लिए बैठे थे ये पंजाबी सूबे की मांग कर रहे हैं अब, ठीक है ना? जैसे शेर सिंह की बात करें तो हिंदी आंदोलन के थे ना, ये पंजाबी सूबे की मांग में बैठे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको सरकार ने उठा के डाल दिया किसमें? जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला तो लोग भड़क गए। लोग भड़क गए तो बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ गया। उनमें से एक पर्सन और आए जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है संत फतेह सिंह, जिनका नाम है। और संत फतेह सिंह जो है ना, इनकी धीरे-धीरे लोकप्रियता बढ़ी इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बैठ रहा हूँ किसके ऊपर? मैं बैठ रहा हूँ अनशन के ऊपर बैठ रहा हूँ। अब थोड़ा हुजूम उमड़ गया, वाइड स्प्रेड टाइप का आंदोलन हो गया ये। इतना प्रोटेस्ट होता है देख के एक स्ट्रैटेजी बन गई। और स्ट्रैटेजी में ये हुआ कि संत फतेह सिंह को मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? इनको जेल से बाहर निकाल के मनाया गया कि आप इस अनशन से उठ जाओ, आपकी जगह पे मैं अनशन कर लेता हूँ। अनशन पे बैठ ज़रूर गए थे, थोड़े दिनों के बाद अनशन से उठ गए, आंदोलन तो रफ़ा-दफ़ा होना था, इतना जल्दी नहीं होगा।
संत फतेह सिंह अब फिर निकल के आए हैं, 1965 में निकल के आए हैं। इस बार लिया है उन्होंने, प्रण लिया है, व्रत लिया है और माफ़ी भी माँगी है लोगों से कि भाई मेरी गलती हो गई है, जो मैंने बेसिकली पिछली बार उनकी बात मान ली। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए फिर व्रत रखने का ऐलान कर दिया। 16 अगस्त 1965 को संत ने अकाल तख्त के सामने इस व्रत का ऐलान किया था कि भाई मैं इस व्रत को रख रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने सबके आगे आके पिछली बार जो अनशन समाप्त कर दिया था ना, उसके लिए सॉरी फील किया है कि भाई गलती हो गई कि मैंने उनकी बातों में आ गया था, अनशन समाप्त कर दिया। और ये भी विश्वास दिलाया कि इस बार मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, चाहे कोई भी आ जाए कह दे कि अनशन तोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। बल्कि इन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो 25 दिन के बाद यानी कि 10 सितंबर 1965 को खुद को आग के हवाले कर दूंगा मैं। ये बात बहुत बड़ी थी। वैसे भी इनके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट या युवा लोग जो है ना, कहते हैं युवा हुजूम ज्यादा था, और इस बात के बाद में अरे ये बंदा अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो रहा है, खुद की जान देने को तैयार हो रहा है। तो इससे इससे लोग मोटिवेट हुए और इनके साथ जन सैलाब उमड़ा है। हालांकि जो है ना, इनके व्रत के संकल्प से फिर से चारों तरफ खलबली हुई थी। उस समय एक प्रॉब्लम ये था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था 1965 का। उसने कुछ प्रभावित किया जरूर है, लेकिन संत फतेह सिंह को राष्ट्रीय संकट को देखते हुए एक बार के लिए इनका व्रत जो है ना वो थोड़ा स्थगित हुआ था। लेकिन उसकी वजह से जो है ना, संत फतेह सिंह के व्रत की वजह से हरियाणा में भी बहुत तेजी से जो है ना प्रतिक्रिया हुई थी। अच्छा देखो, पंजाब अलग हो रहा है तो इससे में हरियाणा का फायदा है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। अभी हरियाणा वो हिंदी बचाओ आंदोलन मतलब हरियाणा बना रहे हैं, इधर पंजाबी सूबा बचाओ मतलब वो पंजाब बना रहे हैं। ठीक ही तो है ना, अलग तो हो रहा है ना भाई, इधर पंजाब अलग हो जाएगा, हरियाणा अलग हो जाएगा। सो तो हम लोग चाहते ही यही है, और क्या चाह रहे हैं हम लोग? तो भाई ये की मांग थी कि पंजाबी सूबे की मांग को स्वीकार करे। हरियाणा ने भी तो कहा ना कि भाई देखो, पंजाबी सूबे की मांग तुम स्वीकार कर लोगे तो मतलब पंजाब बन जाएगा अलग से, हरियाणा अलग, जो तो चाहते ही हम लोग यही है। लगभग सभी जितने भी वर्ग थे, जितने भी जनसंघ के आपके अनुयायी थे, कांग्रेस को छोड़ के, कुछ लोगों को छोड़ के उस समय, और भारत और पंजाब सरकार ने पुरजोर अपील की थी। याद रखना, कांग्रेस में एक नेता का नाम बताता हूं मैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि अलग पंजाब और अलग हरियाणा हो। ऐसे और भी कई नेता थे उस समय के, लेकिन उनमें से एक नाम थोड़ा जरूरी ज्यादा है क्योंकि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था स्टार्टिंग में जब ये बने थे। तो भारत और पंजाब सरकार ने फिर उस समय बहुत ज्यादा जोर, मतलब पुरजोर जोर हुई थी, मतलब बहुत तरीके से इन्होंने डिमांड आगे बढ़ने लगी। इसके चलते हुए कैबिनेट कमेटी भी बनानी पड़ी। कैबिनेट कमेटी 23 सितंबर 1965 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने एक मंत्रिमंडलीय समिति स्थापित करने की घोषणा की थी। इन्होंने कहा था कि एक मंत्रिमंडल की कमेटी होगी। कमेटी बनी है 23 सितंबर 1965 को। इस कमेटी के मेंबर, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कमेटी के मेंबर हैं वाई वी चावण जो कि रक्षा मंत्री है, इंदिरा गांधी जो कि सूचना प्रसारण मंत्री है, महावीर त्यागी है जो कि पुनर्वास मंत्री है। ये बातोर सदस्य बने हैं इसमें। याद रखना, इस समय इंदिरा गांधी जो है ना वो मंत्री है, कौन सी सर? सूचना प्रसारण मंत्री है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट को संभाल रही है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ। बाद में इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बन गई, महावीर त्यागी जो है ना, इन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। तो इनकी जगह पे गुलजारी लाल नंदा आगे इंदिरा गांधी जी की जगह पे, और महावीर त्यागी की जगह पे आगे थे जगजीवन राम जो है ना, ये इस कमेटी के मेंबर बन गए थे। तो ध्यान रहे, सवाल यू बने, शुरुआत की जो ये कमेटी बनी थी 23 सितंबर 1965 को, इसके अंदर जो सदस्य थे उनका नाम वाई वी चावण था, इंदिरा गांधी जी था, महावीर त्यागी था। लेकिन महावीर त्यागी ने बाद में दे दिया इस्तीफा, तो इनकी जगह पे आ गए थे कौन सर? इनकी जगह पे जगजीवन राम आ गए थे। इंदिरा गांधी बाद में बनी प्रधानमंत्री, तो इनकी जगह पे खुद गुलजारी लाल नंदा साहब इसमें शामिल हो गए थे। ये बात आपको याद रखनी है, कमेटी ध्यान रखने की है। अब इसमें ध्यान रखना आप लोग, इन्हीं के चलते हुए मंत्रिमंडल की समिति की हेल्प से एक कमेटी बनी है जिसका नाम है हुकुम सिंह कमेटी, हुकुम सिंह समिति। और अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं अलग राज्य के, सेपरेट स्टेट के करीब पहुंच गए हम लोग। मतलब ये हुआ कि मंत्रिमंडलीय समिति की सहायता के लिए लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता, हमारी लोकसभा अभी चल रही है कौन सी सर? अभी चल रही है 18वीं लोकसभा चल रही है।
इसके अध्यक्ष जैसे आज आप पढ़ते हो कौन सा सर, ओम प्रकाश बिड़ला पढ़ते हो, ओम प्रकाश जी पढ़ते हो आप लोग, ओम प्रकाश जो पढ़ रहे हो। ऐसे ही सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, उसमें आप पढ़ते हो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर पढ़ते हो आप लोग। और ऐसे ही तीसरी लोकसभा जो थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष का नाम हुकुम सिंह ही था। उन्हीं की अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी बनी है। 22 इसमें एमपी है, 22nd इसके अंदर कौन है सर? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपकी। इसकी एक संसदीय समिति भी बनाई गई, जिसे हुकुम सिंह समिति के नाम से जाना करते हैं। सो तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा राज्य का जो फॉर्मेशन है वो किस समिति के आधार पे हुआ है? सरदार हुकुम सिंह समिति के आधार पे अलग राज्य हमारा बना है। इसका गठन हुआ है। इसकी गठन की तारीख क्या है सर? इसकी गठन की तारीख है 23 सितंबर 1965। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी बनी थी 23 सितंबर 1965 को। 6 महीने का इसका समय था। 18 मार्च 1966 को इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आई थी। अगर पूछा जाए कमेटी कब बनी? कमेटी बनी थी 23 सितंबर 1965 को। इसकी रिपोर्ट कब आई थी सर? 18 मार्च 1966 को। समय कितना था सर? इसका समय था 6 महीने का। 6 महीने कमेटी थी ये। अब सरदार हुकुम सिंह की जो कमेटी थी ना, इसका टारगेट क्या था? भाई इसका मकसद क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? और उस उद्देश्य का क्या रिजल्ट निकला है सर? इसका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि पंजाब पुनर्गठन के लिए उत्पन्न समस्या के सभी पहलुओं को गंभीरता से देखना। द सीरियसली कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम अराइजिंग फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। जो जो समस्या आ रही है, जैसे एग्जांपल से आपने मुझे कहा आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा बैठ के, आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप कहें सर मुझे याद नहीं हो रहा, सर मुझसे लिखा नहीं जाता, सर मेरे घर में काम बहुत होते हैं, सर लाइट चली जा रही है, सर मौसम अच्छा नहीं है, सर घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मतलब आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, और 10 प्रॉब्लम आपने बताई, उनका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो मैंने अपने तरफ से आपको देने की कोशिश की, अल्टरनेट देने की कोशिश की, आपकी हेल्प की उस तरीके से। यहाँ पे भी क्या उद्देश्य ऐसा ही था कि जो पंजाब पुनर्गठन मतलब पंजाब से हरियाणा अलग करना, और पंजाब से हरियाणा अलग करना, राजस्थान अलग, सॉरी राजस्थान क्या, पंजाब अलग करना और हरियाणा अलग करना, दोनों को अलग अलग करना है। तो इसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पे विचार करना है। रिजल्ट यही निकला था कि पंजाब विभाजन स्वीकार किया, और पंजाब विभाजन के लिए कहते हैं काम करो, एक कमेटी बना दो। अब ऐसे तो यूं नहीं कर सकते ना मुंह उठा के भी ये पंजाब हो गया ये हरियाणा होगा, एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना। भाई इतना इलाका है कौन सा पंजाब का, इतना इलाका है कौन सा हरियाणा का, और ये बाउंड्री बनाएंगे किस आधार पे? दिक्कत किस बात की है? लैंग्वेज की है। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको अलग कर दो, और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र है उनको अलग कर दो। सिंपल, ठीक है। तो 18 मार्च 1966 को हुकुम सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति में पंजाब पुनर्गठन को स्वीकार लिया था। पहले तो इन्होंने पूरे 6 महीने तक उस कमेटी ने क्या किया था? डिस्कशन किया था पूरा का पूरा। जब ये कमेटी कब बनी है? 23 सितंबर 1965 को बनी है ना, तब से लेके 6 महीने तक इन्होंने बातचीत की है किस प्रकार की, कि ये पंजाब को तोड़ के अलग हरियाणा बनाना और अलग पंजाब करने में दिक्कतें क्या आ रही है और कैसे उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। दिक्कतें कहते हैं बाउंड्री की आ रही है, अभी लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती है, तो एक काम करो, लैंग्वेज के लिए आप बाउंड्री, एक सीमा आयोग बना दो, और कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसके अंदर। तो यही सॉल्यूशन फाइनल निकला कि बनाना तो है पंजाब, बनाना तो अलग से हरियाणा है, चलो इसके लिए एक आयोग बना दो। एक आयोग बन गया आपका, जिसका नाम है सर आपका हरियाणा सीमा आयोग है। उससे पहले एक बात और समझना, एक हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी भी आई है उससे पहले, जिसका नाम है हरियाणा विकास समिति। हरियाणा विकास समिति जो ना, ये कब बनी? ये 20 मार्च 1966 को बनी है। पंजाब सरकार ने हरियाणा विकास समिति की स्थापना की थी। उस समय तो संयुक्त पंजाब ही था, तो संयुक्त पंजाब था क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, अभी हम तो नवंबर में बनेंगे। तो पंजाब ने एक विकास समिति बनाई। इसके अध्यक्ष बनाए थे पंडित श्री राम शर्मा जी को। इसका टारगेट ये था कि ये कहा गया कि हरियाणा क्षेत्र के विकास के लिए सिफारिशें जो है ना वो हमारे आगे रखी जाए। भाई ये जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो जो सिफारिशें हैं वो आप लिस्ट बना के हमें दो। तो दिस कमेटी वाज आस्क्ड टू सबमिट रिकमेंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हरियाणा रीजन। इसका क्या क्या सिफारिशें थी सर? क्या क्या लिस्ट इन्होंने दे दी? इन्होंने लिस्ट एक्चुअली दी है, सबसे पहले ये है, समिति ने हरियाणा क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और गैर सरकारी सदस्यों का हरियाणा विकास बोर्ड बनाने की सिफारिशें की थी। इस कमेटी का रिकमेंडेशन ये था कि काम करो, हमारे लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप तैयार करो आप लोग। जैसे प्रशासन होता है ना, स्पेशल एक प्रशासन बनाओ हमारे लिए।
तो ये किसका अरेंजमेंट करना है? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है फॉर द हरियाणा रीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हरियाणा डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ नॉन गवर्नमेंट मेंबर। एक हरियाणा का विकास बोर्ड बनाना है, हरियाणा डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है, और उसमें सरकारी आदमी नहीं होने चाहिए, गैर सरकारी आदमी होने चाहिए। एक ये रिकमेंडेशन की थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कामरेड रामकिशन ने इनकी सिफारिशों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बस वही बात हो गई कि जैसे चर्चा होती है, आपको कह दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए, बताओ आपको क्या चाहिए? आपने कहा कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, फिर मना कर दिया, कहते नहीं, मैं देता नहीं, ठीक है? तो बस वही बात हो गई है, सुन के आपसे पूछ लिया, या छोटे बच्चे को होता है ना, कई बार कहते हैं कि तेरे को चलो घुमा के लेके आएँगे, पर घुमा के नहीं लाते। बच्चा कहता है मेरे को तो चिढ़ा के छोड़ दिया, किया तो है ही नहीं काम। बस वही काम है, चिढ़ा के छोड़ दिया हमें। हमसे पहले पूछा ही था ना, हमसे क्या कहा गया था? 20 मार्च 1966 को पंजाब सरकार ने हरियाणा विकास समिति की स्थापना की। अध्यक्ष है इसमें श्री राम शर्मा को बनाया गया। कहा ये कि आप हरियाणा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमें सिफारिशें दो, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है? हमने कह दिया, भई हमारे लिए एक स्पेशल जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बना, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना दो स्पेशल आपका, जो इस हिंदी क्षेत्र के प्रॉपर जो है ना प्रशासन को देखे, और दूसरा एक हरियाणा विकास बोर्ड बना दो, हरियाणा डेवलपमेंट बोर्ड बना दो। बस मेंबर उसमें सरकारी नहीं होने चाहिए, गैर सरकारी मेंबर होने चाहिए। मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? कामरेड रामकिशन थे। कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब बनता है आपका एक सहा आयोग, जिसकी जरूरत हमें पड़ रही थी, जो अब क्या करेगा? अब फाइनली बाउंड्री डिसाइड की जाएगी, और बाउंड्री डिसाइड की जाएगी पंजाब सीमा आयोग, जिसको आप लोग शाह आयोग के नाम से जानते हैं। इसका गठन हुआ है हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को एक 3 सदस्यीय पंजाब सीमा आयोग, जिसको कहते हैं शाह आयोग, बना दिया। जस्टिस जेसी शाह आयोग जो है ना, वो बना दिया है, ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में। तो ये तो हो ही गया आपके पास में। अब इसके मेंबर कौन-कौन थे सर? इसके मेंबर थे, टोटल 3 मेंबर थे। एक मेंबर थे जस्टिस जेसी शाह, एक थे, ये तो अध्यक्ष ही थे, एक थे श्री एस दत्त, एक थे श्री एम फिलिप थे। सो बहुत बार आपने पढ़ा। ये कमेटी ने क्या किया? आयोग ने सब प्रकार के जो तथ्य है, दलीलें हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, और 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दे दी। 23 अप्रैल 1966 को जो है ना, एक 3 सदस्यीय आयोग मत बना है, पंजाब सीमा आयोग, जिसको शाह आयोग भी कहते हैं। इसमें कौन मेंबर थे? जेसी शाह थे, एस दत्त थे, एम फिलिप थे। इसके अलावा इसमें पूरी स्टडी करके 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है ना पेश कर दी। रिपोर्ट अपनी पेश की है, तो शाह आयोग की सिफारिशें थी क्या? रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्मित हरियाणा प्रदेश के इन क्षेत्रों में सिफारिश करने की बात की, कि जैसे अंबाला जिले की खरड़, चंडीगढ़ सहित नारायणगढ़, अंबाला और जगाधरी ये शामिल है। हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, संगरूर की नरवाना और जींद है, ये शामिल हो जाए। लेकिन इसी साहा आयोग के अंदर एक एस दत्त थे। इन्होंने कहा है, श्री एस दत्त ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की, और कहा कि खर्ड चंडीगढ़ जो है ना, खर्ड तथा चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल जो है ना, वो एस दत्त ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की थी। खर्ड और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल ना करके, ये मतलब हरियाणा हिंदी क्षेत्र नहीं थे, इनका कहना ये था। एस दत्त चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाए जाने के बेसिकली खिलाफ वोट दिया था। ये चाहते नहीं थे कि हरियाणा में मिले चंडीगढ़। तो इसकी गठन की प्रक्रिया यूं स्टार्ट हुई फिर कि जुलाई 1966 में धर्मवीर को संयुक्त पंजाब का राज्यपाल बना दिया। संयुक्त पंजाब का मतलब हरियाणा पंजाब इकट्ठा ही है अब तो जुलाई में। तो एक राज्यपाल बनाया। 5 जुलाई 1966 को पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया वहां पे। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे कामरेड रामकिशन। हरियाणा के बनते समय 1 नवंबर 1966 को पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम था ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर हरियाणा जो पंजाब अलग हुए थे ना, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1966 में। शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 संख्या नंबर 31 18 सितंबर 1966 को इसको पास कर दिया। विधेयक के भाग 2 अनुच्छेद 3 में सीमाओं आदि की व्याख्या की गई। ये आर्टिकल 3 जो है ना, क्वेश्चन आया था सीईटी एग्जाम में, इसके चलते हुए सीमाओं का निर्धारण हुआ है। सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 भी था, जिसमें कहा गया कि पंजाब और हरियाणा की सीमा दोनों का जो कॉमन एक हाई कोर्ट होगा, और वो चंडीगढ़ के अंदर कॉमन एक हाई कोर्ट दोनों का ही होगा आपका। और
ऐसे करके हमारा राज्य फाइनली बन गया है 1 नवंबर 1966 को। क्लैप कर सकते हैं हम लोग। अपना नया राज्य बन गया है 1 नवंबर 1966 को। एक नए राज्य का उदय हुआ। चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी बना दी और पंजाब का कुछ क्षेत्र केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश में भी स्थानांतरित कर दिया। अब इससे आगे का सेक्शन मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कि हमें कितना परसेंटेज, जैसे 35.18% हमें पंजाब का मिला है। जनसंख्या में बात करें तो 37.38% हमें जनसंख्या का मिला। हरियाणा का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्र, वो सब चीजें हम लोग इसके अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एन्जॉय आपने किया होगा। क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे-राधे। सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है? और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे टॉपर बैच है, इस टॉपर बैच में आप लोग जो है ना एनरोल हो सकते हैं, बाकी की सारी लाइव क्लासेस या अपने सारा कंटेंट जो है ना उसको लेने के लिए। मेरी तरफ से राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम, सत श्री अकाल सभी प्यारे बच्चों को।